अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 लेक्चर 101 स्टार्ट करते हैं जी। ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह हम एक्स्ट्रा क्लास भी एक किया करेंगे। रोज़ाना तो नहीं होगी ये क्लास, लेकिन अगर हमने 4 तारीख तक सैटरडे तक प्लान किया है मिलजुल कर कि हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे सैटरडे तक, तो उस 4 तारीख तक इस स्लॉट में हम इंशाल्लाह 2 या 3 क्लासेस शायद करें, शायद 4 कर लें, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये मैंने टाइम बुक कर लिया आपका। कोई भी एक्स्ट्रा क्लास रखें तो उनको ये टाइम बता दीजिएगा। हाँ, मंडे की आपको मैंने एग्जामिशन ऑलरेडी दे दी है टैक्स के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा मंडे को तो नहीं होगी। उसके अलावा आपने कोई क्लास कोई रखने लगे इस टाइम में, तो आपने वो कहना है कि जी पहले सर ने बुकिंग कराई हुई है, ठीक है ना। एमएफए का इस टाइम में एमएफए की क्लास होती है, तो एमएफए और एफएआर 1 बच्चे रखते नहीं है, इसलिए वो कोई क्लैश नहीं है। अगर किसी ने ऐसे रखा हुआ है तो वो मेरे बस से बाहर है। 8 के 8 पेपर्स में कोई तो क्लैश कर ही जाता है। तो एमएफए और एफएआर 1 का क्लैश होता नहीं है, इसलिए ये टाइम मैंने रख दिया, ठीक है। आज और कल एक्स्ट्रा क्लास होगी, मंडे को नहीं होगी, और बाकी मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। संडे को नहीं ऑन करेंगे, संडे को रेशोज वगैरह याद करना है आपने, ठीक है। संडे को आपने जो काम छोटे मोटे देखे ना, अब 2 लेक्चर्स 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब वो लेक्चर किसी ने नहीं सुना, किसी ने उसको तैयार करना है, तो वो अगर मैं भागम भाग में संडे भी ऑन कर दूँ तो हो सकता है मैं 2-3 दिन में फ्री कर दूँ, लेकिन वो लोड जो होगा वो समझ में कुछ नहीं आएगा कि हुआ क्या। इसलिए संडे मैं ऑफ रखूँगा, ये 2 दिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर मंडे को भी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, और फिर ट्यूसडे को मैं बता दूंगा मंडे वाले दिन के क्या करना है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों, प्लीज़ अगर आप इस लेक्चर तक पहुँच गए हैं तो ये खुदारा ये कोशिश कीजिए कि जब 4 तारीख को इनकी क्लासेस खत्म हो तो 5 को आपकी भी खत्म हो जाए। तो जो एक्स्ट्रा क्लास अपलोड हो वो ये लोग भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आप भी उस एक्स्ट्रा क्लास को ले लो बेटा। वरना अगर आखिरी महीने में आप पेंडिंग लेक्चर्स लेकर चले गए तो ये फेल होने की सबसे बड़ी रीज़न है ऑनलाइन स्टूडेंट्स की। फेल होने की सबसे बड़ी रीज़न ऑनलाइन स्टूडेंट्स की ये है कि जब प्रेप लीव शुरू होती है 25, 30, 35 लेक्चर पड़े होते हैं अक्सर बच्चों के। अब वो लेक्चर ले या रिवीजन करें तो लेक्चर लेते लेते छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं, पेपर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अभी भी सोच रहा है कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, पढ़ाई करेंगे, तो ये टाइम रिलैक्स का नहीं है। डबल लेक्चर जिस दिन अपलोड हो उस दिन डबल लेक्चर आपने लेना है, इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश आपने नहीं छोड़नी है। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पास इसी दफ़ा करना है, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा जी, आज हमने ये 2-4 बातें मैंने इस तरह से की हैं। सबसे पहले तो कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको 2 लिखवा दिए थे और 2 रहते थे, तो उस रूल वाले सफ़े पे आए ज़रा जल्दी से। मैंने आपको लिखवा दिया था क्यूमडेक्शन कब ओपनिंग कब क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कब ओपनिंग कब क्लोजिंग, लिखवा दिया था ना। चले लिखें जनरल फंड। पिछली क्लास में ना ये दोनों मैंने नहीं लिखवाए थे, ये आज लिखवाए, तो साथ ऊपर वाले 2 भी लिखवा दिए, उनको चारों लिखवा दिए, आपके 2 रहते हैं। जल्दी करें। ट्रायल बैलेंस तुम इसको छोड़ो, तुम रूल्स वाले सफ़े पे आओ जिसमें मैंने ये लिखवाया था अक्यूमुलेटेड डेप्शन कब ओपनिंग कब क्लोजिंग, लिखवाया था ना ट्रायल वाले सवालों में। और फिर मैंने कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में लिखो, और फिर 2 के बारे में कहा था कि इतनी इतनी जगह छोड़ दो। वो 2 यही थे ना, जनरल फंड और स्टॉक। तो सबसे पहले लिखो जनरल फंड के बारे में कि एनपीओ का है ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट। जहाँ लिखे थे वो याद नहीं है? नहीं याद, चलो लिखो जनरल फंड की हेडिंग दे जनरल फंड। भाई ने तो देखो ऊपर जगह छोड़ी हुई है, ये होता है, ये तरीका है जी। लिखे जी, अगर ट्रायल बैलेंस में, अगर टीबी में, अगर ट्रायल में, अगर जनरल फंड का लिखवा रहा हूँ, जनरल फंड का, अगर ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हों, अगर ट्रायल में इनकम्स और हाइब्रिड वाले, ये टाइम है तुम्हारे आने का, खुदा के लिए आ जाओ यार, हमने इतनी अहम बातें कर ली हैं। अगर ट्रायल में, एक बच्चा मुझे कहता है मैं ना बेइज्जती से बचने के लिए एक दिन मैं हाइब्रिड में चला गया कि सर ने ना क्लास लेनी है, पता नहीं कौन सा बच्चा था, तो कहने लगा कि उधर मैं घुसा तो आपने देखकर कहा ओ भाई हाइब्रिड वालों क्या मसला चल रहा है, ये कौन खड़ा हुआ है, बैठ जाओ आराम से। कहता है मेरे दोस्तों ने कहा कि जब बेइज्जत होना हो ना तो जहाँ मर्जी चले जाओ, बंदा हो ही जाता है। अच्छा जी, लिखें अगर ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हों तो ट्रायल में नजर आने वाला जनरल फंड ओपनिंग होगा। तो ट्रायल में नजर आने वाला जनरल फंड ओपनिंग होगा, फुल स्टॉप। बाकी लिखना नहीं है, बाकी सिर्फ समझा हुआ है आपने। तो ट्रायल में नजर आने वाला जनरल फंड ओपनिंग होगा। अच्छा बच्चों, वैसे ना नॉर्मली ये इन बातों ये बता देता है, हम खुद को वर्स्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। वो लिखता है ओपनिंग जनरल फंड, लेकिन अगर वो नहीं भी लिखे तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसकी वजह आपको पता है, ठीक है। वो वजह लिखनी नहीं है, रूल बस इतना काफी है। वजह क्या है? सर ओपनिंग वो इनकम एक्सपेंसेस अगर नजर आ रहे हैं तो अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, फिर वो सरप्लस या डेफिसिट उसमें से निकलेगा, फिर वो ओपनिंग जनरल फंड में जाके ऐड होगा, तो जाके वो क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सा याद रख लें कि अगर ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे होंगे तो जनरल फंड ओपनिंग होगा, ठीक है। अगला रूल लिखें स्टॉक का, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें ओपन कर दूं वो जो 2 ट्रायल थे, हाँ, लेकिन वो रूल सीखा हुआ है, समझा हुआ है, कहीं पे डिस्कस किया हुआ है, पर एक जगह पर लिखा नहीं था, वो आज लिख भी लें। लिखे
अब ऐसे छोटे छोटे काम करने होते हैं हमने, ये बहुत ज़रूरी भी होते हैं, पास फेल को डिसाइड कर देते हैं। और बेटा ये रिवीजन क्लास नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ आपको, अब रेशोज मैंने हफ्ते तक कैलकुलेट करवा दी, आपने पता क्या कहना है, लो जी सिलेबस खत्म। अभी फ्रेमवर्क वैसे रहता है, उसमें भी एक दिन लगा करता है, लेकिन लो जी सिलेबस खत्म, चलो यार घर चलें। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जैसी चीज एनपीओ में भी बनती है, लेकिन पता है वहां पे इक्विटी में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग होते थे, यहां पे इक्विटी की जगह फंड आ गया, जनरल फंड, लाइफ मेंबरशिप फंड, फलां फंड, तो वो फंड्स की जो नेट एसेट, उसको कहते हैं स्टेटमेंट चेंजेस इन नेट एसेट्स। अब वो मैंने बनानी है, अब वो आप कहोगे नहीं सिलेबस तो खत्म हो गया, और पर्चे में इस दफा 7-8 नंबर की वही दे दे, और एनपीओ का सवाल दूसरी तरह से दे ही ना, देने को तो दे सकता है, ठीक है। अब आप लोग सिलेबस खत्म करके घर चले गए, पर्चे के अंदर आ गया वो 8 नंबर, यार सर ने ना पढ़ाया ही नहीं था, वो आखिरी क्लास में सर जो नहीं पढ़ाया था आपने आखिरी क्लास में, वो ही आ गया, क्लास नहीं ली थी सर, वो बस घर जाना पड़ गया था सर असल में, फिर तो बाद में ले लेते, यूट्यूब पे था सर, बस वो टाइम ही नहीं मिला। तो ये बेटा इसलिए मैं ये बातें सारी आप कर रहा हूँ, ये हकाइक हैं, करके देखना है, अगली बार एक बार आजमा के अगली बार फिर पर्चा देना है तो आपकी मर्जी है, मेरे तजर्बे से फायदा उठा के मेरी बात माननी है तो भी आपकी मर्जी है, बॉल आपके कोर्ट में है। ओके, अच्छा स्टॉक, अगर ट्रायल में परचेजेस नजर आए, एक मिनट रुक के बात सुनो, बता देता है सवाल में, बता देता है, लेकिन ना भी बताए तो हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ लिखो, अगर ट्रायल में परचेजेस नजर आ रही हो तो उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होगा। अगर ट्रायल में परचेजेस नजर आ रही हो तो उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होगा, और क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ होगा, और क्लोजिंग स्टॉक पीछे रह गया इससे भी शुरू से, और क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ होगा, वाह, दिया हुआ होगा, समझ आई। अगर ट्रायल में, रिपीट कर रहा हूं, अगर ट्रायल में परचेजेस नजर आए तो ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होगा, और क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में दिया होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसी को कंटिन्यू करना है। और अगर ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आए, अच्छा ये कॉस्ट ऑफ सेल लिख रहा हूं, लेकिन अगली बात आपको पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इसी में फॉल कर जाता है, और जैसे मेडिसिन वगैरह थी, ऑफिस सप्लाईज थी हॉस्पिटल, तो उसमें कंज्यूम्ड की फिगर इक्विवेलेंट होती है ना कॉस्ट ऑफ सेल के, लेकिन रूल में इतनी ज्यादा बातें नहीं लिखते होते। आपको पता है अगर कोई चीज बेची है आपने, स्टॉक जो है वो बेचने के रखा हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल आती होती है उससे, और अगर कोई चीज का स्टॉक आपने यूज के लिए रखा हुआ है तो वहां से कंज्यूम्ड आता है, मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें लिखते नहीं होते, रूल के अंदर थोड़ी सी बात लिखते हैं, बाकी आपको पता होनी चाहिए वैसे, ठीक है ना, वरना तो सफे का रूल बन जाए, तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, फिर रूल तो ना रहा, फिर तो कहानी बन गई ना। रूल्स वही होते हैं कि जैसे 4 चीजें देखी, समझ आ गई थी 1 मिनट के अंदर, अच्छा हाँ ये वो बात है, ठीक है ना। तो लिखो, क्या लिखवा रहे थे, और अगर ट्रायल में, बात कंटिन्यू हो रही ना, और अगर ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आए, अगर ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आए तो उस ट्रायल में, मैं पिछले से जैसा करूंगी, तो उस ट्रायल में, बीच में बातें आ गई थी मैं भूल गया तो मैं क्या लिखवा रहा था। अगर ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल नजर आए तो उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक क्लोजिंग होगा, तो उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक क्लोजिंग होगा, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होगा। जाहिर है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में अगर अदर इंफॉर्मेशन थोड़ी होगा, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, ये देखो, जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल नजर आएगी, मैंने कहा दिखा दूं, उस ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक होगा, और क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में नहीं होगा। जिस ट्रायल में परचेज नजर आएंगी, ट्रायल वाला स्टॉक ओपनिंग होगा, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा अब अगली बात सुनो, अब ये लिखनी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में कब नजर आता है, जब कॉस्ट ऑफ सेल नजर आए, ठीक है। तो मैंने कहा अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होगा, इसका मतलब ये है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट भी गिवन नहीं होगी। और यार आ भी चुको, हाइब्रिड वालों पता नहीं क्या कर रहे हैं यार तुम लोग, फिजिकल वाले भी पता नहीं आज कहां से आ रहे हैं आप लोग, यही टाइम है आपके आने का, किसी ने बता दिया रिश्वत शुरू हो रही है। अच्छा जी भाई साहब, मैंने ये अर्ज किया कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा हो ट्रायल में, और ट्रायल वाला स्टॉक क्या हो गया, क्लोजिंग, अदर इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। एडजस्टमेंट में कोई जिक्र भी नहीं हो सकता है स्टॉक गलत हो, अनएडजस्टेड हो सकता है, पर वो क्लोजिंग अदर इंफॉर्मेशन में नहीं होगा, क्लोजिंग ट्रायल वाला ही। अनएडजस्टेड कैसे हो सकता है जी, हमने जो है वो किसी और का स्टॉक अपने स्टॉक में काउंट करके ऐड कर लिया। अब अदर इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रायल में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, अदर इंफॉर्मेशन में लिख रहा है, ये बातें लिखनी नहीं है, सिर्फ सुनने वाली होती है, ठीक है ना, लिखने वाली बात लिख ली हमने। ट्रायल में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, अदर इंफॉर्मेशन में कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एक स्टॉक शामिल हो गया किसी और का, हम गलती से काउंट कर गए, अब स्टॉक गलत हो गया, तो सही तो कर सकते हैं ना, ठीक है। बहरहाल ट्रायल का रूल वही है, हाँ अनएडजस्टेड हो सकता है पर होगा स्टॉक क्लोजिंग अगर कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है तो, ओके। बहरहाल
ये तो फाइनल अकाउंट हो तो फिर मजा आता है। 10-12 दिन बंदा यही काम करता रहता है, रूल पे रूल मुख्तलिफुल नस्ल सवाल करके देखता है बंदा, तो ट्रायल का खौफ कहाँ पे रहता है फिर। तो खैर अब पुरानी बात थी, थोड़ा सा ट्रायल का खौफ मैंने निकालने की कोशिश की एमपीओ के टॉपिक में आके। ये 2-4 चीजें बहरहाल नॉर्मली जो है वो गड़बड़ कर देती हैं, ठीक है ना। तीसरा रूल हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जहां आपने लिखा है ना वहां पर आपने ये लिखा होगा, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्शन कैलकुलेट करने का डाटा गिवन होगा तो फिर ट्रायल वाला अक्यूमुलेशन ओपनिंग होगा। वैसे असल में ना मैंने आपको ये बात भी थोड़ी सी की थी कि मिसाल के तौर पे ओपनिंग एक्सपेंस का तो ओपनिंग होता कोई नहीं है, अक्यूमुलेशन का ओपनिंग था 10, ठीक है। थोड़ी सी बात और भी कर ले और ठहर जा। इस पीरियड में डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट नहीं की, तो ट्रायल के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आएगा 10, ठीक है। कोई बताए या ना बताए, इस ट्रायल को देख के हमें क्या पता लग जाएगा कि ये ओपनिंग है। क्यों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का अभी कैलकुलेट होके डबल एंट्री से गुजर के इधर आया ही नहीं, क्योंकि अगर डबल एंट्री हुई होती तो डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी नजर आता। ये बात समझे हो? लेकिन ये ना रूल कमजोर है, लिखवाया ये नहीं था, समझा ये रहा हूं। आइडियल ट्रायल तो ऐसा ही होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये सामने रखते हुए ये देखो, ओपनिंग 10 था, ठीक है। हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये क्लोजिंग, ये सीडी लिख देते हैं ना, ट्रायल में जाना होता है, ये क्लोजिंग 14। अब इसके साथ लिखे ना लिखे, ये ट्रायल देखते ही क्या पता लग रहा है, एक्सपेंस तो फॉर द ईयर होता है ना, ये पिछले साल से तो आ नहीं सकता। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है डेबिट साइड में, तो मतलब इस साल का एक्सपेंस चार्ज हुआ है, तो ये एंट्री हुई है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और अक्यूमुलेशन क्रेडिट भी हुआ होगा, तो ये कौन सा है? क्लोजिंग। ये बात समझ आई? तो असल में तो कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो रूल ये है कि लेकिन ये लिखना नहीं है, क्योंकि ये कमजोर है। कमजोर क्यों है मैं बताता हूं, ये रूल कमजोर क्यों है ये बताता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ट्रायल की डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्लोजिंग है, और अगर ट्रायल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा तो अक्यूमुलेशन का बैलेंस ओपनिंग है। लेकिन एक मसला हो सकता है, वो मसला ये होता है कि अक्सर ट्रायल में एक्सपेंसेस के अंदर, डिफरेंट एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरी इकट्ठी की, रेंट इकट्ठा किया, डेप्रिसिएशन इकट्ठी की, और अदर एक्सपेंसेस क्या है कि वहां पे फेंक दिया। अब ऐसी सूरत के अंदर ट्रायल के फेस पर तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर नहीं आएगा, हालांकि वो चार्ज हो सकता है हो चुका हो, इसलिए ये कमजोर रूल है, मैं इसको लगवाता नहीं हूं। हालांकि हमारे सवाल इसी लेवल के दिए थे उसने एमपीओ के अंदर, जिसमें टूटे फूटे एक्सपेंसेस आ रहे थे। टूटे फूटे एक्सपेंसेस मतलब एक ही फाइल खुली हुई यार, हद हो गई यार, और खुल भी नहीं रही है। कहां गया हमारा एनपीओ? आजा एनपीओ, ये देखो, ये ट्रायल अच्छा ट्रायल है, सैलरीज अलग नाम से आ रही हैं, और कोई एक्सपेंस था सही, ये अदर हाँ, ये अच्छा नहीं है, हो सकता है डेप्रिसिएशन इसमें पड़ी हो, कोई पता है। अच्छा, लेकिन जो दूसरा सवाल था किधर गया, अस्पताल वाला, ये रहा, उसमें एक एडजस्टमेंट भी यार ब्लैक करवाई थी, आपने याद ही नहीं कराया, बतानी है। एक बच्चे ने इंडिविजुअली आके पूछ ली, बस मुझे लगा सब पूछ ली, याद करवाना है आप, लिख लो, लिखने वाले लिख लो, एडजस्टमेंट नंबर लिखने वाला एडजस्टमेंट 5, और ये इग्नोर करनी है, पासवर्ड 14 एडजस्टमेंट 5, ये भी लिख लो, ऐसे ना हो रह जाए। किसी वक्त भी मुझे याद कराओगे ना, जब रिवीजन चल रही होती है, ऐसे ही 2 मिनट की बात बता दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन अभी नहीं, तो पिछली क्लास में ना किया। अच्छा, तो कहां थे हम? ये अच्छा लग रहा है ट्रायल, इसमें एक्सपेंस फॉर गिफ्ट मिसलेनियस में खैर होती तो नहीं है डेप्रिसिएशन, लेकिन चलो, उसके बाद रेंट अलग आ रहा है, फिर यूटिलिटीज अलग आ रही हैं, तो ये अच्छा ट्रायल है। इसमें अगर डेप्रिसिएशन होती तो नजर आ जाती, लेकिन मसला बहरहाल ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसी एक्सपेंस में क्लब करके दे दे तो हमें नहीं भी मिल सकता, ठीक है ना। इसलिए असल बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंट्रो के अंदर कभी सिखाया जाए आपको फाइनल अकाउंट करते हुए, तो वो ये सिखाया जाए, लेकिन अगली बात फिर साथ ही बताई जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर ट्रायल की डेबिट साइड पे एक्सपेंस पड़ा है तो फिर ये क्लोजिंग है, नहीं पड़ा तो ये ओपनिंग है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एक्सपेंसेस क्लब करके वहां पर सेलिंग एडमिन एक्सपेंस दे देता था जब आप फाइनल अकाउंट करते थे, तो उसमें डेप्रिसिएशन भी पड़ी हो सकती थी, तो फिर शक में पड़ जाता है बंदा। इसलिए मैंने ये रूल नहीं लिखवाया, मैंने आपको रूल ये लिखवाया था, जुगाड़ ये एक तरह का, ठीक है, कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो तो ट्रायल में नजर आने वाला एक्यूमुलेशन का बैलेंस ओपनिंग होगा। वो आपसे रेट दे क्यों रहा है? आपसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करवा के एंट्री करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस सवाल के अंदर ये डेप्रिसिएशन रेट मेथड गिवन था, ठीक है, तो फिर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की और फिर उसको चार्ज किया। हालांकि फेस पे तो कोई पता नहीं लग रहा था कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, क्लोजिंग भी हो सकता था, लेकिन जान कैसे छुड़ाई?
अनलेस कि वो यूं कह दे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज ऑलरेडी बीन चार्ज्ड एंड इंक्लूडेड इन अदर एक्सपेंसेस, तो फिर तो हम माफी दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ ना लिखे तो हमने यही रूल रखना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कोई डाटा अगर गिवन है तो फिर ट्रायल वाली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो ओपनिंग है। डन हो गया। और अगला सवाल भी देखो, दो ही ट्रायल वाले सवाल किए थे हमने इसमें। ये देखो, ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी, ये डिब्बे डुब्बे बना रहा है, किस लिए? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाना चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो जब तक खुद ना कह दे फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, या तो वो नजर आ जाए डेप्रिसिएशन, जब वो कहे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया फलां में पड़ी है, तब तक हमने नहीं मानना। हमारा रूल क्या है, अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डाटा गिवन है तो फिर ट्रायल वाली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है। हालांकि इसके मुंह पे देखो, कितने गया ये, मुंह से देखो तो 100 का पता नहीं चल रहा ओपनिंग है या क्लोजिंग, लेकिन हमारा रूल अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डाटा दिया हुआ है तो वो ओपनिंग है। हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, उसकी डबल एंट्री करके उससे क्लोजिंग बनाएंगे। तो रूल सिर्फ इतना सही लिखा था हमने, क्या? अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो तो ट्रायल वाली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है। बस फुल स्टॉप लगाओ। अगली बात क्या है, हम एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, उसकी डबल एंट्री करेंगे तो फिर वो क्लोजिंग बनेगा। ये लिखना नहीं है, ओके, ये सिर्फ समझना। अच्छा, लास्ट क्या है? लास्ट है जी प्रोविजन। प्रोविजन के मामले में भी बात ऐसी ही है, ठीक है ना। या तो बैडेड एक्सपेंस डेबिट साइड पे नजर आए, ठीक है, तो प्रोविजन फिर हम कह सकते हैं क्लोजिंग। अगर नहीं नजर आ रहा तो मतलब वही है, लेकिन फिर अगेन वही वाला शक पड़ जाता है किसी एक्सपेंस में क्लब ना कर दे। सारी कहानी वैसे ही है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोल रहा, बस इसका भी रेट इसीलिए इसका रूल भी सेम ही था कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने का डाटा दे दे तो ट्रायल वाली प्रोविजन ओपनिंग है। ये लिखवाया था, जिसने नहीं लिखा हुआ वो अब लिख रहा होगा, ठीक है। प्रोविजन के बारे में क्या लिखा हमने, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने का, जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डाटा, प्रोविजन कैलकुलेट करने का डाटा क्या होता है? 5%, 10% लिखा होता है, ठीक है। या आप इंट्रो में पढ़ के आए हैं, एजिंग एनालिसिस भी दे देता था। प्रोविजन तो किसी भी तरह से निकल सकती है, स्पेसिफिक, जनरल, कुछ भी हो, कोई डाटा हो प्रोविजन कैलकुलेट करने का, तो मतलब यही होता है कि आपने करनी है, ठीक है ना। तो रूल ये लिखा था हमने, अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने का डाटा, जनरल बात की, डाटा किसी भी तरह हो सकता है, परसेंटेज दे दे क्लोजिंग डेटर्स की, एजिंग कह दे, एजिंग एनालिसिस, एज एनालिसिस के हिसाब से जी हम करते हैं, वो स्पेसिफिक जनरल अलग कर दे, हमें उससे क्या लेना देना। हमारा सिर्फ ये रूल है, किसी भी तरह का डाटा है जो प्रोविजन कैलकुलेट करवाने का है तो फिर वो हम करेंगे कैलकुलेट, ट्रायल वाली ओपनिंग, हम क्लोजिंग निकालेंगे, ठीक है ना। तो रूल क्या लिखा था हमने, अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो तो ट्रायल वाली प्रोविजन ओपनिंग होगी, ठीक है। तो ट्रायल वाला बैलेंस, ट्रायल वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस ओपनिंग होगा, ठीक है। अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो तो ट्रायल में नजर आने वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस ओपनिंग होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैं एनपीओ के हिसाब से कर रहा था। वैसे कैश फ्लो का भी एक सवाल हमने किया था ट्रायल वाला, लेकिन उसमें ना फिर बहुत कुछ हो चुका होता है कैश फ्लो, फिर तभी हम बना रहे होते हैं। खैर उधर जरा कम चांसेस ही होते हैं, फिर भी हमने एक सवाल कर लिया था उसमें, ठीक है। ज्यादा चांसेस यहीं पर ही हैं कि आपको ट्रायल देकर आपसे इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनवा रहे, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर इंट्रो वाली मेहनत आप पे दोबारा की। बहरहाल आपको एक बात मैंने बताई थी कि क्लोजिंग ट्रायल के अंदर ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं, कुछ एक ओपनिंग हो सकती हैं, जिनमें से मशहूर जमाना यही हो सकते हैं। कभी ओपनिंग हो सकते हैं, कभी क्लोजिंग, कभी ओपनिंग हो सकते हैं, कभी क्लोजिंग, लेकिन मशहूर जमाना यही है, और नॉर्मली ये ओपनिंग ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई होगा तो भाई सवाल खुद बता देगा, वैसे तो इसके बारे में भी सवाल खुद बता देता है, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा ट्रायल का खौफ आपके दिलों से निकला होगा किसी न किसी हद तक, बाकी तो फिर अब किस्मत की बात है। अच्छा जी, अगली बात इंटरेस्ट और डिविडेंड की। मैंने कहां पे बनाया था फॉर्मेट, टर्म टेस्ट में बनाया था। ये जरा फॉर्मेट को मैंने ना जो उस दिन ही यूज कर रहे थे हम, वही जालिब वाला, पिछली क्लास से तो पूछना ही भूल गया, जालिब वाला सवाल दोनों मेथड से किस किसने किया है, जो पिछली क्लास से कल अब इंशाल्लाह पूछूंगा, सोल्यूशन भी कर ले। वैसे सोल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन ना मैं चाह रहा हूं कि सारा टर्म टेस्ट का सोल्यूशन पूरा हो जाए। एक दो सवाल अभी रहते हैं, एक आज डिस्कस कर दूंगा इंशाल्लाह, शाम वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 कर दूंगा इंशाल्लाह। तो फिर वो मैं नहीं किया ना, टीए को जाके तंग करना, मैंने सोल्यूशन पूरा किया ही नहीं है कि वो अवेलेबल, और उसने करना भी नहीं, वेबसाइट मैंने खुद अवेलेबल करना है, तो मैं कल नहीं कर सका। उम्मीद करता हूं कि आज बन जाएगा, फाइनल हो जाएगा फिर, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लूंगा, होपफुली 1 भी कर लूंगा, बाकी सोल्यूशन सारे उसके पास मौजूद है। पासवर्ड सेम ही है जहां तक मुझे पता है, वो जो आप खोलते हैं ना उसी के अंदर। अब कभी देखें जाके, वो मेरा टैब ऐड कर दिया उन्होंने, उसमें अभी कुछ डाला नहीं है मैंने, लेकिन टैब ऐड हो चुका वो मेरा, सर ने कर दिया था। अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड क्या ट्रीटमेंट करते थे हम? इनडायरेक्ट मेथड की अगर बात करें तो हम ऐड कर दिया करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस और लेस किया करते थे इंटरेस्ट पेड।
यहां नीचे जाकर, ऐसे ही है। अब जहनों में आपके सवाल आया था, ये एनपीओ कैश फ्लो साथ ही चल रहे हैं ना, जान ही नहीं छोड़ रहे, कोई भी चीज़ जान नहीं छोड़ रही आपकी आखिरी दिन तक। मैं ऐसे ही आपको, अच्छा है ना, रिवीजन भी हो रही है चीज़ें अभी 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 वो ईपीएस का किसी दिन मैं नोट बनवा दूंगा, कल मैं जब भी, ठीक है। वो जो डायलूटेड वाला है, बेसिक का तो बनाया था, हालांकि नोट अभी तक टेस्ट नहीं किया है कि अपने बेसिक का ही कर ले, बड़ी बात है, लेकिन डायलूटेड का भी छोटा सा बना लेंगे। तो जब वो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ईपीएस भी रिवाइज हो रहा होता है, ठीक है। आईएएस सेट तो वैसे ही रिवाइज हो जाना है। जो मज़ेदार सवाल था, जैसा सवाल आपने पहले कभी कितने सवाल कर के वो वाला सवाल फिर भी एक बचा हुआ था, ठीक है। तो वो जो भी टॉपिक करेंगे रही हुई चीज़ ही करते हैं, लेकिन टॉपिक तो खुद ब खुद रिवाइज हो जाता है, तो ये ही रिवीजन होगी बस, ठीक है। अच्छा, सवाल ये पैदा हुआ था आपके जहनों में कि लोन तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लोन का आना या रीपे होना ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट भी तो उसी लोन की कॉस्ट है, उसी लोन पे किया जाता है। तो इंटरेस्ट पेड को यहां की बजाय, कहां गए, ठहरो, यहां की बजाय यहां क्यों नहीं लिख लेते? क्या इसकी इजाजत नहीं है? आइए 7 के पास गए आप, 4-5 बंदे इकट्ठे होके, एक ने कहा मैं कहता हूं यहां पे नजर आए। आइए 7 ने कहा क्यों? उसने कहा, इसने कहा, क्या नाम है, काशान जो है, ये कहने लगा आइए 7 इंटरेस्ट पेड इधर ही शो करना है। आइए 7 ने कहा क्यों? कहने लगा देखो जी, हमने ना पीबीटी से शुरू किया है, तो यहां तक आते आते ये माइनस हो चुका होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद ये माइनस हो चुका होता है, ठीक है ना, फाइनेंस कॉस्ट के नाम से। तो यहां से माइनस हुआ होता है, तो यहां पे भी शो कर दें, तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसा मैंने कहा बात तो सच है। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। कहने लगा छोड़ो आइए 7 इसकी बात, इंटरेस्ट जो है वो लोन के ऊपर पे किया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करना है, माइनस इधर ना शो करो, इधर करवा दो। आई 7 ने कहा बात तो तुम्हारी भी ठीक है, तो आपस में को फैसला कर लो। इन्होंने नहीं किया। आई 7 ने कहा दोनों अलाउड, दोनों ही अलाउड। आप चाहो तो काशान वाले ट्रीटमेंट पे चलो, बाकायदा आई 7 ने लिखा हुआ है, कंसेंसस नहीं हो पा रहा था, ठीक है, कि इसको इधर लिखें या इधर, ठीक है। दोनों ही अपनी जगह पे लॉजिक्स दे रहे हैं, दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स की अपनी अपनी लॉजिक्स हैं। तो आई 7 ने कहा ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाता है, चाहो तो इधर शो कर दो, चाहो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अब आई कैप ने ना ये IAS 7 की बात लिखने के बाद एंड पे एक लाइन डाली है अपनी तरफ से कि IAS 7 स्टैंडर्ड की अपनी अपेंडिक्स में ना एग्जांपल्स होती हैं, हर स्टैंडर्ड की कुछ एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है ना। तो आई कैप ने क्या लिखा है कि स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दिया है, चाहो तो इधर लिखो, चाहो तो इधर, लेकिन अपनी एग्जांपल में उसने यहां पर शो किया है, तो हम भी यहीं पे शो करते हैं, यानी इसकी हद तक तो हम आई कैप के साथ हैं। स्टैंडर्ड ने तो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, आई कैप के हिसाब से भी साथ है। डन, ये समझ आइए बात भाई, ये ब्लैक कैप समझ आइए। अगली चीज हमने देखी थी डिविडेंड पेड, डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड पेड को मैं माइनस कर रहा हूं, उधर डिविडेंड एक्सपेंस को हम ऐड क्यों नहीं कर रहे? डिविडेंड एक्सपेंस, जी बोलो। ओ भाई, डिविडेंड कौन सा पैड तक आते आते माइनस हो चुका है, पीबीटी तक आते आते माइनस हो चुका है कि उसको ऐड करें, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो रिटेन अर्निंग में जाता होता है, बस पेड ही करते थे हम माइनस, ठीक है। अब ये वाली बारी आई, अभी पिछले में आई कैप ने काशान की बात मान ली हुई है, ठीक है। अच्छा, IAS 7 ने तो दोनों बातें की थी, आई कैप ने कहा चले जी, क्योंकि IAS 7 ने अपनी एग्जांपल में काशान की बात को एग्जांपल में दे दिया कि देखो काशान ये कह रहा था, ये ठीक है, तो इसलिए हम भी यही मान रहे हैं, ठीक है। अब बारी आती है डिविडेंड पेड की। यहां पे भी यही मसला है, यहां पे भी यही मसला है। एक कहता है कि यहां ना प्रॉफिट्स में से ही, तो बेसिकली ना हम ये देखना चाहते हैं कि अगर डिविडेंड पेड भी इन प्रॉफिट्स में से माइनस कर दें, क्या फिर भी कैश फ्लो बचते हैं? इससे जरा एबिलिटी नजर आती है जी कंपनी की, ये कंपनी अपना डिविडेंड पे करने के कितने काबिल है। यानी डिविडेंड पेड अगर माइनस भी कर दें तो भी ऑपरेशंस में से कैश फ्लो बच रहे हैं, तो मतलब अच्छी बात है। स्टैंडर्ड ने कहा हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है। जैसे वो आ गया अब्दुल्ला कहने लगा भाईजान ये डिविडेंड किसको देते हैं? स्टैंडर्ड ने कहा शेयर होल्डर को, जो कैपिटल लाते हैं। तो कैपिटल तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नजर आना चाहिए। स्टैंडर्ड ने कहा बात तो तुम्हारी भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अब पता है आपको, पहले काशान की बात मान चुका है, तो उसने अब अपनी एग्जांपल में थोड़ा सा इसको भी खुश किया। उसने कहा हैं तो दोनों ही अलाउड, इधर शो करोगे तो ये देखने के लिए कि कैसी परफॉर्मेंस है, कितनी इसकी काबिलियत है अपना डिविडेंड पे करने की, ये देखने वाले की बात भी सही है। अगर इधर शो करता है बंदा, दूसरा बंदा इधर शो करता है, वो भी सही है, लेकिन अपनी एग्जाम्पल में उसने डिविडेंड पेड को यहां लिख दिया। अब आईकेप कहता है मैंने भी उस एग्जांपल को देखते हुए डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किया। इसका मतलब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आईकेप के सोल्यूशन से किस में आया करेगा? गलत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। लंबे सवाल जैसे सिखाए, किसी वजह से वो पेड यहां पे शुरू में, तो याद करो ना वो दिन जब पहला दिन आया था, वहां पे अगर मैं ये बातें इधर उधर लेके जाता तो आप परेशान होते, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहीं पे लेस कर दिए थे तीनों, ठीक भी है, ऑप्शन भी है। बड़े सवालों में ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन एमसीक्यूज में थोड़ा सा मसला आ जाएगा। मिसाल के तौर पे
5-7 आइटम्स दे के आई कैप एमसीक्यूज के अंदर कहे जरा कैलकुलेट कर दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, उसमें डिविडेंड पेड भी हो। अब आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से अगर डिविडेंड पेड को यहां रखते हो, यहां पे नहीं लिखेंगे, तो एमसीक्यू का आंसर आपका गलत हो सकता है। इसलिए सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट से मैं 10-15 मिनट से बोल रहा हूं कि आपने क्या किया करना है। एमसीक्यूज के अंदर आपने डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी तस्वर करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेना है, ठीक है। वरना लंबे सवालों में चेंज करना है तो वहां भी कर सकते हो, चेंज करना है तो वहां भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ एमसीक्यूज में आपने ये समझना है कि हम वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो आईकैप फॉलो करता है, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर देखो, इंटरेस्ट मैं लिखवाता हूं, पहले सुनो। इंटरेस्ट पेड आईकैप और हम सेम फुटिंग पे हैं, स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, हम भी यही शो करते हैं, आईकैप भी यही शो करता है, ठीक है। डिविडेंड पेड स्टैंडर्ड में ऑप्शन है, लेकिन आईकैप और हम मुख्तलिफ हैं। हम इसको यहां शो करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है एज पर IS 7, वो कोई गलती नहीं है, नंबर नहीं काटेगा। लेकिन आईकैप जो है वो फाइनेंसिंग में शो करता है। अब ये मसला सिर्फ एमसीक्यूज में जाकर जरा आ जाता है, ठीक है। वो कहे ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल दो, उसमें डिविडेंड पेड आप माइनस करोगे तो आपका आंसर डिफरेंट होगा, हो सकता है एमसीक्यू में वो ऑप्शन ही ना हो। ये बात समझो मेरी मसला क्या है, ठीक है। या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो मांग ले, आप डिविडेंड पेड को मत डालो तो वो आंसर ना निकले जो एमसीक्यू में लिखा हुआ है। तो सिर्फ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन लिखवा रहा हूं एज अ रूल। तो जरा एमसीक्यूज पे जाओ कैश फ्लो के, जो आज होमवर्क में है सारे। कितने बच्चों ने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं? ये मसला नहीं आया था उनमें, आया था, चले अच्छा होगा। लिखो लिखो लिखो, आज होमवर्क है, लिखो लिखो लिखो। कैश फ्लो के एमसीक्यूज किस सफे पे? 692 पे आओ भाई, रजिस्टरों पे मत लिखो, पे 692 पे आ जाओ, जिस जहां की बात है वहीं पे लिखो ना। अच्छा रूल्स वाले सफे पे लिख रहे हो, ठीक है, वहां भी लिख सकते हो, लिख लो, अच्छा है, चलो रूल वाले सफे पे लिख लो, ये भी अच्छा है, ये अच्छा है। रूल्स वाले कैश फ्लो के रूल्स का सफा था ना, बेहतरीन, उस पर रूल्स चल रहे थे। अब जिसने जहां लिखना है वहां लिख लो, बस लिखो। कैश फ्लो के एमसीक्यूज में हम सिर्फ एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, प्लीज अपना सोल्यूशन ना बदलना, जैसे है बिल्कुल सही है, ओके। कैश फ्लोज के एमसीक्यूज में हम डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रखेंगे। बस इतना सा रूल, तो और आधा घंटा हो गया, मेरा गला थक गया बोल बोल, इतनी सी बात सिर्फ आपको समझानी थी। तो आसान होता ना बेटा, बस लिखवा दे बंदा लाइन, लेकिन नहीं, लॉजिकली एक बात समझाई जा रही है, तो इसीलिए ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है चीजों पे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आखिरी दिन तक रुकना है, छोटी मोटी बात भी सीख के समझ के जानी है, नहीं मेहनत जाया करनी, अपनी भी, अपने घर वालों की भी और मेरी भी, ठीक है ना, ओके जी। तो क्या लाइन लिखी है हमने? कैश फ्लो के एमसीक्यूज के लिए हम डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रखेंगे, ओके हो गया। चलो अच्छा, एक और चीज भी थी, शायद तानू याद हो, वो था इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। उसको क्या करते थे जी? लेस करते थे जी, इंटरेस्ट इनकम है, या इसको आप इन्वेस्टमेंट इनकम भी कह सकते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनकम डिविडेंड ही तो होता है। क्या मतलब? आपने किसी कंपनी की इक्विटी, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो ये आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। FAR 2 में जाकर पढ़ोगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर किसी कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे, वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कहलाता है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है ना किसी के। एक ये है कि आपने पैसे इजाफी पड़े थे, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, उस पर तो आपको आएगा इंटरेस्ट इनकम। एक ये है कि आपने कहा ये हराम की तरफ मैंने नहीं जाना, मैं तो शेयर्स खरीद के रखूंगा। आपने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, जिसको इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे, ये भी इन्वेस्टमेंट ही थी, डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, शेयर्स खरीद के रख लिए। अब उस कंपनी, इधर बैंक ने दिया इंटरेस्ट, इधर कंपनी ने दिया डिविडेंड। तो ये वो डिविडेंड नहीं है जो आप अनाउंस करते हैं, रिटेन अर्निंग, डेबिट डिविडेंड, पेएबल क्रेडिट, ये वो नहीं, अदर इनकम वाला डिविडेंड है। इंटरेस्ट इनकम जैसे आती है अदर इनकम में, ऐसे ही डिविडेंड इनकम, किसी ने डिविडेंड अनाउंस किया, आपको मिला है क्योंकि आपके पास उसके शेयर्स थे, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज हो सकती है, ठीक है। तो हमने ये एक सवाल के अंदर देखा था, इन्वेस्टमेंट इनकम गालिबन आई थी। तो इंटरेस्ट इनकम हो चाहे इन्वेस्टमेंट इनकम हो, जो नॉर्मली डिविडेंड इनकम होती है, लिखे या ना लिखे, नॉर्मली, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये ट्रीटमेंट सेम था, हमने सवाल में देखा था। इसके साथ भी वही काम किया था कि प्रॉफिट तक आते आते ये इनकम क्या हो चुकी होती है, ऐड। तो हमने इसको क्या कर दिया था, यहां से लेस, ठीक है, इसको क्या किया था, लेस, इनकम को लेस करके, और नीचे जाकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने लिखा था कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना जी, क्या इन्वेस्टमेंट इनकम, ओके, ऐसे ही हुआ था ना। तो ये हमने यहां पर लिख लिया था। तो इसमें आईकैप पर हम सेम है, इसलिए पढ़ा देता हूं मैं, बेशक आप कहोगे तो मैंने आगे भी स्टडी टेक्स्ट से 2-3 बातें पढ़ानी है आपको, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम के केस में यहां ऐड कराओ, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहां पे लेस करो, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आकर उसका कैश फ्लो शो करो। आईकैप भी ऐसे ही करता है, ठीक है। तो फिर इसको मैं बता नहीं रहा, सब जब सही चल रहा है। तो मसला सिर्फ किसमें था, सिर्फ मसला किसमें है, डिविडेंड पेड के अंदर, वो भी सिर्फ किसमें, एमसीक्यूज में। नॉर्मल सवालों में जैसे किया वैसे ही करना। हाँ, एमसीक्यू के अंदर जब भी कभी आपसे कोई एमसीक्यू मांगे जिसमें इसका कोई कैश फ्लो मांग ले या इसका मांग ले या कोई, अब समझ आ गई है कि किसी भी तरह से डिविडेंड
यूज हो रहा हो डिविडेंड पेड, तो वो डिविडेंड पेड की बात हो रही है, ये डिविडेंड इनकम नहीं, डिविडेंड पेड जो आपने बांटा है। तो डिविडेंड पेड की जब भी बात हो तो आपने उसको हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर सोचकर एमसीक्यू का जवाब देना, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें इधर नहीं, आईके की स्टडी टेक्स्ट में आपको दिखाता हूं। ये देखें जी, असल में ना ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर थोड़ी सी बहस आईकेप ने की हुई है। क्या? प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये मैंने बाद में बताए हैं, पहले मैंने इनकी बात की है, ठीक है। ये देखो पढ़ो, जितनी बातें हाईलाइटेड ना सिर्फ उतनी पढ़नी है। इंटरेस्ट पेमेंट, वैसे पूरी बात पढ़नी है तो पढ़ लो फिर बाद में से, लेकिन बात इतनी सी है जो मैं करना चाह रहा हूं। IAS 7 स्टेट दैट देयर इज नो कंसेंसस, लड़ाई पड़ी हुई है, अबाउट हाउ टू ट्रीट इंटरेस्ट पेमेंट बाय एन एंटिटी अदर देन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसको तो काट ही दो ना, इसकी जो बात ही वैसे क्यों कर रहे हैं आप, इसको तो ऐसे काट दो। यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही, उनके लिए तो डिविडेंड, उनके लिए तो इंटरेस्ट पेमेंट जो होगी वो उनकी तो मेन काम ही होता है ना, इसलिए उसको साइड पे करके इतनी बात करो। IAS 7 states that there is no consensus about how to treat interest payments by an entity. Full stop. Interest payment may be classified as either an operating cash flow, जिसमें इसने वजह क्या बताई थी, because they are deducted when calculating operating profits before taxation, और दूसरा आ गया था as a financing cash flow because they are cost of obtaining finance। तो उसने कहा either, कोई भी कर लो, मर्जी है तड्डी, और लगा दिया उसने, ठीक है। अब आगे आईकेप, ये ग्रीन लाइन आईकेप ने डाली है। आईकेप कहता है इन एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन अपेंडिक्स ऑफ IAS 7 असल स्टैंडर्ड में जो उन्होंने एग्जांपल दी है, इंटरेस्ट पेड इज शोन एज अ सेपरेट लाइन आइटम विद इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देयरफॉर दिस अप्रोच इज यूज्ड हियर। हमने भी यही किया। अब इस पूरी कहानी से सिर्फ इतनी सी बात पता लगी, इंटरेस्ट पेमेंट को ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग में शो कर सकते हैं, आईकेप ने इसको ऑपरेटिंग में शो किया हुआ। कहानी खत्म, आगे चले। डिविडेंड पेड, IAS 7 allows dividend payment to be treated as either a financing cash flow, भाई ने जो कहा था, because they are cost of obtaining financial resources, or a component of cash flow from, नहीं ये तो इसने कहा था, सॉरी ठीक है, पहले वही बोलता हूं, उस वाला पहले बोलता हूं। IAS 7 allows dividend payment to be treated as a component of cash flow from operating activities in order to assist users to determine the ability of entity to pay dividend, वही लंबी कहानी, ठीक है। और भाई आगे, अब फाइनेंसिंग कैश फ्लो because they are cost of obtaining financial resources, ठीक है, ओके। अब आगे आईकेप की ग्रीन लाइन आ गई। इन एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन IAS 7 अपेंडिक्स, डिविडेंड पेड आर शोन एज अ लाइन आइटम विद इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दिस अप्रोच इज देयरफॉर यूज्ड हियर। तो हमने भी यही कर लिया। तो अब मतलब की बात सिर्फ इतनी सी निकली, डिविडेंड पेमेंट फाइनेंसिंग भी हो सकता है, ऑपरेटिंग भी हो सकता है, आईकेप ने इसको फाइनेंसिंग किया हो, ठीक हो गया। तीसरी चीज, एक केस तुम जीते हो तो पहला वो भी जीता था, ठीक है। तीसरी चीज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड मे बी क्लासिफाइड एज आइदर। अच्छा, यानी ये कह रहे हैं हम, कितने गया यार, वो कितने लिख रहे हैं, वो दूसरी है फाइल, यानी कि ये कह रहा है वो कि ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इधर पॉजिटिव शो किया था, ये इधर भी पॉजिटिव साइन से शो कर सकते थे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, लेकिन हमने उधर कर लिया हो। तो वैसे लड़ाई नहीं है, इसलिए मैंने इसको बताया भी नहीं, ठीक है ना, ऐसे भी आता भी कभी कभी है, ठीक है। बहरहाल ये भी ऑप्शन था, क्या किधर गया, ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव होता है, इनकम, बैंक में पैसे रखे, इंटरेस्ट आया, कंपनी के शेयर खरीदे थे, डिविडेंड आया, ये वो है अदर इनकम वाला, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड मे बी क्लासिफाइड एज आइदर ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिकॉज दे आर एडेड व्हेन कैलकुलेटिंग, अच्छा, एंड इन्वेस्टिंग कैश फ्लो बिकॉज दे रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों में जा सकता है, ठीक है। चाहो तो इधर ऐड कर दो, चाहो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रखो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। आईकेप की ग्रीन लाइन आने लगी है। In examples of statement of cash flow in appendix to IAS 7, interest received and dividend received are shown as separate line item within cash flow from investing activities. Therefore, यही अप्रोच हमने भी यूज किया, और वैसे हम कर ही यही रहे थे, इसलिए मैंने फिर इसकी बात ही वैसे नहीं की अलग से, ठीक है ना। तो ये है पूरी कहानी। इसकी पिक्चर ले लें जी, ये आ गया। अच्छा, वैसे एक बात है, तरतीब से ना 3 पिक्चर्स अगर लेना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले है इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें सिर्फ इतनी बात, इधर देखें, एक मिनट तस्वीर लो, इंटरेस्ट पेमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में है आईकेप की तरफ से, ओके। बाकी ऑप्शन तो स्टैंडर्ड का आपको बता दिया, डन हो गया। हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं थी, जिसकी जरूरत थी वो पढ़ा दी, बुक में उन्होंने यही बताया हुआ है, वो सारी बातें इंशाल्लाह हो जाएंगी। बातें यही थी, बाकी जो है वो एमसीक्यूज की बात एमसीक्यूज में होती है, वो यहां से भी नहीं मिलेगी आपको, तो एमसीक्यूज इसीलिए तो होमवर्क में देके करवाने, ठीक है जी। ये रिस्क कवर करना कोशिश मेरी होती है, चीजें मैं देखता हूं, कोई भी चीज ऐसी मिल जाए जो रेलेवेंट भी और डिस्कस नहीं होगी वो हम डिस्कस करते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, हो गई है तस्वीर मेरे ख्याल से। अब इसकी अलग बनाओ ताकि ये बीच वाला ना आपको कंफ्यूज ना कर दे कहीं।
यहां पे बात मतलब क्या है, डिविडेंड पेमेंट होगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू आई कैप। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए 3 तस्वीरें बनाई और आधे पौने घंटे से कोई एक आधा एमसीक्यू आ जाए तो उसके लिए ये सारी एफर्ट चल रही है, क्योंकि भाई एक एक नंबर कीमती है। 48 49 में भी लोग फेल हो जाते हैं, तो एक दो नंबर कोई ऐसी बेवकत बेकीमत नहीं होते। ठीक है, अच्छा हो गया जी। उसके बाद ये अलग थलग से, ये तीसरा अलग है, ये डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात हो रही है। ओके, नहीं है ना बेटा, तभी तो तस्वीर खिंचवा रहा हूँ। एक मिनट बेटा, नीचे वाला भी तस्वीर में ना लें कुछ बच्चे। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। ये अब ठीक है जी, ठीक है। चलें, ये बुक में होने की जरूरत भी नहीं थी, बात सिर्फ इतनी सी है। इंटरेस्ट पेड ऑप्शन मौजूद, हम करते हैं ऑपरेटिंग में। डिविडेंड पेड ऑप्शन मौजूद, हम करते हैं ऑपरेटिंग में। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड ऑप्शन मौजूद, हम करते हैं इन्वेस्टिंग में इसको। अब ये हमारा लंबा सवाल खत्म हो गया। ये हमने थ्योरी कहां लिखने की जरूरत है, ये पढ़ लिया हमने, सारे सवालों में यही तो किया था, इसलिए थ्योरी में सिर्फ फॉर्मेट है, चैप्टर के अंदर सिर्फ फॉर्मेट है। ठीक हो गया। अब अगली बात, सिर्फ एमसीक्यूज में आकर सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, और वो क्या है, डिविडेंड पेड। क्योंकि बाकी इंटरेस्ट है या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम है, इसके बारे में हम वैसे ही साथ सही चल रहे हैं, तो अलग से कोई चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एमसीक्यूज के लिए एक लाइन याद रखनी है, और वो क्या है, वो है इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड पेमेंट जो मिटा दिया मैंने, मैं भी कहूं किधर गया, डिविडेंड पेमेंट। ठीक है जी, तो इसके लिए सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रख लेनी है, डिविडेंड पेमेंट्स को हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे। ठीक है, अब आप प्लीज होमवर्क के अंदर सारे एमसीक्यूज कराइएगा और हेडिंग बनाएं आज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अभी बाकी चैप्टर्स चल रहे हैं, यानी इस वक्त पूरी बुक एक्टिवेट हो चुकी है, किसी वक्त कहीं से भी कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, ये वो टाइम चल पड़ा है। हालांकि ये आखिरी मेन टॉपिक नहीं, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट है। फ्रेमवर्क भी एक टॉपिक है, वो मैंने एंड पे रखा है। फ्रेमवर्क से 6 नंबर का सवाल आया है, छोड़ के जाने वालों बेशक जा लेना, 6 7 जितने का भी जाना जाओ, बेशक फ्रेमवर्क आखिरी दिन कराऊंगा। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हो गए ना, फिर तो कैश फ्लो भी, हर चीज इंपॉर्टेंट है। आपने जो छोड़ के जाना है मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह वो जरूर आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा जो आप छोड़ के जाएंगे। तो आप छोड़ के क्यों जाएंगे, आप छोड़ के क्यों जाएंगे कुछ, आप इंशाल्लाह सारा करके जाएंगे, इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे। लेकिन आखिरी महीने की मेहनत, प्लीज आखिरी महीने की मेहनत, इस वक्त सारा फोकस इसके ऊपर है। आपके सारे सेशन की मेहनत एक तरफ है, ये एक तरफ है। कर जाओगे सारे सेशन की मेहनत रंग ले आएगी, नहीं करोगे सारे सेशन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और सेशन में कमी बेशी भी थी ना, तो अभी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये एक महीना प्लीज, ओके। बताऊंगा आखिरी क्लास के अंदर आपको कितने घंटे पढ़ने की कोशिश करना, कैसे पढ़ना, क्या करना, मशवरा ही होता है, पर्चा कैसे करना, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली डे एंड पे आप ही हैं वो जिन्होंने या पढ़ना है और पास होना है, या नहीं पढ़ना और फेल होना है। किताब खोल के दिमाग किताब पे ना रखने वाले ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। 3 घंटे बैठने के बाद 2 सफे पढ़े लॉ के, क्या हुआ पता नहीं, कहां से कहां सोच पहुंची हुई थी, एक से दूसरी तीसरी। जी भाईजान, वो 6 पेज, पहले 6 पेज, ओह माय गॉड, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लासेस में अब ये सब चलेगा, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। एनपीओ के तो चैप्टर में मैंने और भी बहुत कुछ रीड करवाना है आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एनपीओ पढ़े हैं सारे आपके इंतजार में रीड होने के लिए, वो करेंगे इंशाल्लाह रीड। ठीक है, करेंगे। ये सारे काम के लिए तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया आपसे, और रेशोज आज करके भुगता रहा हूं, ताकि बस फिर ये छोटी मोटी चीजें ही हम चलाएं। ठीक है ना, लेकिन रेशोज भुगता रहा हूं का मतलब ये है आज और कल में सिर्फ रेशोज की कैलकुलेशन और बेसिक थीम के होता क्या है, रेशो बताती क्या, सिर्फ ये बता सकूंगा। पर्चे में इसको लिखना कैसे ये नहीं, और फ्रेमवर्क को मैं अब आखिरी क्लास में रखूंगा जानबूझ के, बीच में कहीं निकल ना जाए। ठीक है, लड़ाई के दिन शुरू हो गए ना, अब पास होने वाले रुकेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, जी बोले बोले। हाँ कोई बात नहीं, करें, ट्राई करें, एक और ट्राई करें, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सिखा दूंगा। जो मसला है ABC में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं ना ऐसा करूंगा किसी वक्त टाइम निकाल के ना बाकी कर लूंगा सवाल, ABC के अलावा तो किसी मसला नहीं आ रहा ना, बाकी वो भी सामने आ जाएंगे मेरे सोल्यूशन के हिसाब से। तो इंशाल्लाह वो मैं जगह छोड़ के आ जाऊंगा, ताकि सिर्फ वो 5-7 मिनट ये रिवीजन क्लास के अंदर हो जाएगा। ठीक है, पेंडेंसीज वाला बच्चा किधर है जो लिख रहा है, पता नहीं 3-4 ने वखरा लिखना शुरू किया, इसके अंदर लिख लो पास पेपर ये वाला भी। ठीक है, बस मैं ये करूंगा कि मैं वो बैठ के घर पे ना सॉल्व करूंगा ये, ताकि ये टाइम पूरा सवाल देखें ना, एक एक दो चीजें, एक से यहाँ से मिली वहां से मिली, वो करके इकट्ठा होता है ना, तो बाकी सवाल कर लूंगा इजी, और जहां से मुश्किल शुरू होती है वो यहाँ पे आके डिस्कस करूंगा, ताकि टाइम बच जाए, कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप तब तक एक और ट्राई करें, आप तो आप हैं। अच्छा बेचो, ओ बेचो,
एक बात सुनो, एक फॉर्मेट तरतीब बता रहा हूं क्या होगी, ठीक है। मैंने आज 4 रेशोज कैलकुलेट करवाई हैं सिर्फ, ठीक है। ये टोटल कोई हमारी 20 रेशोज बननी है, लेकिन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं ये तरतीब इसलिए बता रहा हूँ कि हमने ना कोशिश ये करनी है कि कोई 5-6 सफ़ों का 6 सफ़ों का एक बुकलेट बन जाए जो हमारी रिवीजन किसी वक्त करवा दे इस टॉपिक की। अब उसकी तरतीब क्या होगी, पहले 3 सफ़े पे आपने पहले 3 सफ़ों पे ये फॉर्मेट रखना है। इसमें क्या है, सीरियल नंबर, रेशो और शॉर्ट नाम मैंने लिखा हुआ है, लॉन्ग नाम लिख दूंगा नीचे जब समझा रहा हूँ ना, ठीक है ना, वो तो अलग अलग करना ही है। तो आपके पहले 3 सफ़ों के ऊपर सिर्फ इसके लिए जगह खाली होगी, ठीक है, जिसमें आप आज तो पहले सफ़े के ऊपर ही बस आधा भी नहीं पूरा होना, लेकिन आगे रेशोज काफ़ी सारी है ना, तरतीब यही चले। तो आपने उससे फॉर्मेट ये बनाना है, सीरियल नंबर, रेशो एंड फॉर्मूला, कंपनी एक्स कंपनी वाई। बेसिकली इस टॉपिक का नाम रेशोज तो ऐसे उर्फ आम में कहते हैं, नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो असल वो कहानी है जो हमने करनी है, जिसको आप छोड़ देते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो सबसे आसान है किताब का, और सबसे ज्यादा फेल होने का चांस इसी की वजह से बनता है बच्चे का। अब आप पूछोगे ये ऐसी बात क्यों है, जो सबसे आसान चीज होती है ना, हर बच्चा कहता है देख लूंगा इसको, 15 नंबर का सवाल है, इंटरप्रिटेशन है, एक रेशो की इंटरप्रिटेशन सफे सफे की लिखूंगा। जब पता चलता है 50 मिनट गुजर गए और वो 15 नंबर का सवाल पूरा नहीं हुआ, तो फिर सारे तोते मैना चिड़ियाँ सब कवे सब उड़ जाते हैं। फिर वो प्रेशर पड़ता है जो सारे पर्चे के ऊपर चलता है और फेल करवा के छोड़ता है। इसकी आसानी ही इसकी मुश्किल बन जाती है। तो इसको आसान रखते हुए समराइज भी करना है, हमारा ये टारगेट होगा, ठीक है ना। वरना रेशो के क्या फॉर्मूलाज हैं, वो भी आपको 2-3 बार देखने में याद हो जाते हैं। ये याद करने के लिए तो मैंने पहले ये शुरू इसलिए करवाया कि आज और कल ये करवाऊं, संडे आपके पास हो, ठीक है ना। ये सारा कुछ मैं बताऊंगा, ऐसे ये कैलकुलेशन पिछली क्लास में हुई है, ठीक है ना, वो सारा कुछ करेंगे, टेंशन ना लें आप, ठीक है। आप करें, पहले मैं कैलकुलेट करूंगा अलग से एक जगह पे, फिर आप कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरी कंपनी का आप करेंगे, फिर उसके बाद ये मैं सामने तब लाऊंगा, वैसे नहीं, ठीक है ना। फिलहाल तो मैंने सिर्फ ये बताया कि आपके पहले 3 सफ़ों पे ये फॉर्मेट होगा, और चौथे सफ़े पे आपने हेडिंग देनी है इंटरप्रिटेशन की, जहां पे हम फिर अंग्रेजी में लिखेंगे कि रेशो बताती क्या है, ठीक है। उसमें भी मैं 2-2 लाइनें लिखवाता जाऊंगा, और जितनी जगह मतलब 2-2 लाइनें लिखवाई है ना, अगर 2-3 लाइनें लिखवाई हैं तो 2-3-4 लाइनें खाली छुड़वा के आगे चलता जाऊंगा। ये बाद में फिर हम इसमें कुछ चीजें और भी ऐड कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, ओके। तो ये हमारी प्लानिंग होगी, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूं कि अब ये फिर इस तरह से काम जरा चलता रहेगा सही सही। रेशो कैलकुलेट करेंगे एक जगह, इंटरप्रिटेशन एक जगह पड़ी होंगी। रेशो का फॉर्मूला देखना है 5 मिनट में, ऐसे करके आप वो फॉर्मूला वाली ये वाली लाइन देखोगे ना, जब रिवीजन करने बैठोगे, ये देखते जाओगे, आपकी रेशो कैलकुलेट होती चली जाएंगी। बात समझ आ रही, मतलब रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद इंटरप्रिटेशन वाला सफा खोलोगे तो आपकी इंटरप्रिटेशन जो है मोटी मोटी जो पॉइंट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो 10 मिनट में आपका ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेहनत करनी जरूरी है, क्योंकि बेटा सबसे खतरा बड़ा ही यही है कि आपने कहना है लो रेशोज इंटरप्रिटेशन मैं करूंगा, देखना ऐसी करूंगा, मैं एक्स्ट्रा शीट भी लगाऊंगा। सर सैयद वाला नोट लिख के आ जाते हैं, सर सैयद अहमद खान इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। ये इस तरह का नोट होता है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बयान नहीं कर सकता। ये रेशो की इंटरप्रिटेशन चल रही होगी कि ये रेशो इतनी अच्छी है, इसकी इतनी अच्छी कि मैं क्या बताऊं आपको। ऐसा नहीं करना, हमने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीज लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो वो मेरी कोशिश ये होगी कि हर रेशो के बारे में 2-3 चीजें इस तरह से हमें लिखनी आती हो, बस इनफ है, ठीक है ना, ये इनफ होगा। बाकी फिर ये रेशो जो है वो दूसरी रेशो से क्रॉस इंटरप्रेट भी कर रहा है बंदा कि ये रेशो ऐसे बड़ी, ये ऐसे, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं सीख सकते हम आज और कल में। ये सारी चीजें पास्ट पेपर की प्रैक्टिस से सीखेंगे हम। तो इसलिए रोजाना 1 या 2 सवाल डिस्कस होंगे, वो आपको पासिंग की तरफ लेके जाएंगे या उसको ना करना फेलियर की तरफ लेके जाएगा। तो इसको पहले करवाने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस के लिए कुछ टाइम मिल जाए। रेशो तो 1.5 दिन में हो जानी है, खत्म हो जानी है। क्या रेशो का टॉपिक खत्म हो गया? नहीं, उसकी प्रैक्टिस असल है। जो पास पेपर में आप लिख कर आएंगे, फिर सोल्यूशन देखेंगे, आप कहेंगे अल्लाह यार ये क्या लिखा हुआ है। फिर अगले दिन आएंगे, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, 2-4 बातें बताऊंगा, 2-4 पॉइंट ध्यान में रखेंगे, फिर उसके बाद फिर नई कोशिश करेंगे अगले दिन फिर। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 सवाल रोज लिख कर ट्राई करेंगे ना जब, तो उससे हमारा हाथ इसमें भी सीधा होगा। आखिर में ये टॉपिक आता है तो मसला ये होता है कि फिर बच्चा कहता है बस ठीक है यार होगी रेशो, चलो कैलकुलेशन आ गई, चलते हैं। तो पर्चे के अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि सिर्फ रेशो कैलकुलेट करवाए, नॉर्मली वो इंटरप्रिटेशन करवाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। पहले प्लानिंग होगी थोड़ी सी कि करना क्या है, किस तरह से, ठीक है। अगली बात, रेशोज यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता क्या है। 3 तरह के काम हम करते हैं। हमारी एक कंपनी है, कंपनी ए, हमें डाटा दे देगा कंपनी बी का भी और कहेगा बताओ कौन सी बेहतर। यूं भी हो सकता है कि हमारी कंपनी ए है और जिस इंडस्ट्री में हम चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, तो सारी इंडस्ट्री का डाटा निकाल के दे देगा और कहेगा बताओ तुम्हारी कंपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कैसी है। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा ये भी हो सकता है कि कहा जाए तुम्हारी कंपनी ये है, पिछले साल इसके ये रिजल्ट्स थे, इस साल में ये हैं, बताओ इसने इंप्रूव किया या नहीं। तो ये 3 तरह के कंपैरिजंस आ सकते हैं। कंपनी का
दूसरी कंपनी से, कंपनी का इंडस्ट्री की एवरेजेस से, कंपनी का अपने ही कंपैरेटिव से, प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो ये तीनों तरह के सवाल पास्ट पेपर में आते हैं, आए हुए हैं, हम इन तीनों को ही देखेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ हमारा मकसद क्या होगा, इन रेशियोज की कैलकुलेशन सीख लें कम से कम, और एक आधी लाइन में ये बताना तो आ जाए कि ये रेशियो बताती क्या है। हमें तो पता हो रेशियो क्या होती है, फिर ही दूसरे को बताएंगे ना कि रेशियो क्या है। ठीक है, तो अभी 2 दिन में हम सिर्फ ये सीखना है, बाकी तो फिर इंशाल्लाह एंड तक इसको मैं कोशिश करूंगा साथ लेके चलूं, रोज एक एक 2-2 सवाल इसके होते जाएं, जब तक कि मेरी थोड़ा तसल्ली ना हो जाए। बाकी इस टॉपिक में तसल्ली तो होती ना मेरी है ना आपकी, ठीक है ना, लिखने वाला है ना, मतलब लिखने वाला जो अपनी तरफ से लिखने वाला होता है उसमें कहां तसल्ली होती है। तो कोशिश ये करेंगे हम कि जितना मैं लिखवा दूंगा चीज पॉइंट्स वगैरह, जितनी जगह मैं लिमिट कर दूंगा उसी पर ही रह जाएं तो बेहतर है, क्योंकि वही वाली बात है, जितना ज्यादा इसको लिखने की आदत डालोगे उतना नुकसानदेह बात है, क्योंकि लिखने पे तो टाइम लगना ही लगना है। पर्चे के अंदर ये सवाल 12 नंबर का आया, इसके ऊपर बनते हैं 20 मिनट, अब उसमें रेशो भी कैलकुलेट करनी है, इंटरप्रिटेशन भी करनी है। तो अगर आपने उसको 20 मिनट के अंदर नहीं कवर किया, लंबी कहानी लिखने बैठ गए, तो ये अगले किसी सवाल का टाइम खा जाएगा, नंबर तो वही 10-12 आने। तो इसलिए कोशिश ये करनी है जहां पे मैं चीजों को लिमिट करूं कर दीजिएगा। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसका कोई एंड नहीं है, ये जहां तक मर्जी लेते चले जाओ। इसलिए हम इसको हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है, हम इसको कोशिश करके जरा लिमिट करेंगे बच्चों, ठीक है, ओके। अच्छा, अगली बात, किताब का सफ़ा नंबर 730 है, ये ओपन करेंगे। इसमें एक सवाल है, पेज नंबर 730। इसमें एक सवाल है, एक्स लिमिटेड इज अ सेरामिक्स कंपनी। डींगा है सवाल, अच्छा कोई गल नहीं, अच्छा है ना, ऐसे रखोगे साइड पे करके इसको और बस रेशो निकालते जाओ। अच्छा सुनो, अब इस एक सवाल में, वैसे हम सवाल के अंदर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम रखा गया है, उसकी वजह है आपको कुछ रेशो समझानी होती है ना। देखो कोई चीज समझ नहीं हो ना, ये बेहतर या ये बेहतर, तो उसमें से ना आपको कोई एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ जाती है, जरा कुछ समझाने के लिए जरा इजी होता है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस सेम रखा, कुछ रेशो समझाने के लिए, और बैलेंस शीट दोनों कंपनीज की 2-2 साल की हैं, वो डिफरेंट है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, यही सवाल क्यों कर रहे हैं, पास पेपर डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहे, हालांकि करना तो वहां पर भी यही है, उसकी वजह है इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, सारी रेशोज इसमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन जरा ध्यान से देखें, 1 2 3 प्रिंटिंग एरर आ गया शायद, नहीं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी है। असल में ना ये नहीं कोई नंबर एक, कोई नंबर स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है, तो हमने नंबरिंग की है। मैं वैसे ही कह रहा हूं कि असल में ना इनकम स्टेटमेंट के भी आइटम्स की कुछ रेशोज होती हैं, नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सेलिंग रेशो, एडमिन रेशो, ऐसी कुछ रेशोज हैं छोटी छोटी। लेकिन मसला यह है कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर तो प्रॉफिट एंड लॉस ही सेम है, तो कौन बेहतर कौन बुरा बता ही नहीं सकते। ये सेम रखना जरा कुछ रेशोज को समझाने के लिए जरूरी था, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस वाली रेशोज पड़ी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये 2 सवाल के अंदर ही हम इंशाल्लाह सारी रेशोज कवर कर लेंगे। ये 18 के अलावा 2 रेशोज में और भी डालूंगा, एक इंटरेस्ट कवर रेशो है, ठीक है, और दूसरा मेरी प्राइस अर्निंग रेशो भी आपके साथ डिस्कस करूं जिसमें ईपीएस इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 3 सफ़े मैंने इसलिए छुड़वाए हैं, ये हमारी रेशोज आ जाएंगी, और हर रेशो के बारे में एक एक 2-2 लाइनें मैं कोशिश करके आपको कल की क्लास तक लिखवा दूंगा, ताकि संडे में वो बेसिक बुनियादी का नॉलेज आपके पास आ जाए। फिर इंशाल्लाह मंडे से पास पेपर 1-2 करवा के 1-2 आपके हवाले कर दूंगा, और रिवीजन हमारी साथ साथ चल पड़ेगी, ठीक है, ओके। अच्छा, और रिवीजन का मतलब अब आपको पता होना चाहिए क्या है। देख रहे हैं आप कैसी रिवीजन, इंटरेस्ट और डिविडेंड वाली बात जो आज की है, 2 नंबर एमसीक्यू के चले जाने थे, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलना था। ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बात भी देखी जाती है, और ये बड़ी अहम बातें होती हैं, ठीक है। चलिए जी सवाल शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये रेशोज का टॉपिक करने से पहले आपको कुछ बातें वैसे समझानी है। ये एक इनकम स्टेटमेंट मैंने बनाई, पिछली क्लास से भी पहले की बनी हुई है ये, ठीक है। इस इनकम स्टेटमेंट में ऐसे ही अज्यूम करके कुछ डाटा लिखा गया है, ठीक है, लेकिन ना कुछ ब्रेकें ऐसे मौकों पे लगाई हैं जो आज तक वैसे आपने नॉर्मली देखी नहीं थी। जैसे सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, अदर सब कुछ करके पीबीटी पे आते थे, लेकिन हमने कहा नहीं रुको, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग और एडमिन सिर्फ माइनस करो, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लो एक दफा। ये भी एक ब्रेक हो सकती है, लग जाए, हो सकती है ना। ये ऑपरेशंस का पार्ट काम ऊपर वाला, यही तो कैश फ्लो में भी करके आए, इसलिए तो हम कहते थे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को, फाइनेंस कॉस्ट जो है, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को, इंटरेस्ट इनकम को, डिविडेंड इनकम को जो है आप वो रिवर्स वगैरह करो। याद आ रहा है, क्योंकि हम कहते थे हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। ऑपरेशंस तो ये पड़ेगा, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, चीज खरीदी, उस खरीदने की कॉस्ट, बेचने वाली चीज की खरीदने की कॉस्ट, फिर सेलिंग एडमिन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस।
फिर उसमें से हमने अदर एक्सपेंसेस को लेस किया, अदर इनकम को ऐड किया, अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, ये एक नई ब्रेक लगा ली हमने। ये क्या आ गया जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ, टैक्स भी माइनस नहीं हुआ। फिर मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, ये सब अज्यूम डाटा था ऐसे, ठीक है ना, तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये एक और ब्रेक भी ये लगी हुई है। ठीक है, फिर मैंने टैक्स माइनस किया तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ऐसी तरह डिस्कशन की, कहीं जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो तो परेशान ना हो जाना कि ये क्या बला है। ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल सेलिंग एडमिन माइनस करने वाला करके जो आए। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है जी, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से कॉस्ट ऑफ सेल सेलिंग एडमिन अदर एक्सपेंसेस भी माइनस हो चुके हैं, अदर इनकम भी ऐड हो चुकी है, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स अभी रहते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये अल्फाज कभी आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना। ठीक है, लेकिन साथ ही हमारी एक इनकम स्टेटमेंट भी बन गई। नेक्स्ट, बैलेंस शीट मैंने बनाई ऐसे ही, इस तरह करके बना दी। ऐसे डाटा लिया, इक्विटी 200 है, नॉन करंट लायबिलिटीज 50 हैं, 30 रुपए के करंट लायबिलिटीज हैं, एसेट 175, और फिर बराबर करने के लिए जो बैलेंस बचा वो यहां पे डाल दिया। एक बैलेंस शीट बना ली मैंने, अकाउंटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने आपको 2 टर्म्स सिर्फ यहां पर सिखानी है पहली रेशियो कैलकुलेट करने से पहले। ठीक है, जिसमें सबसे पहली टर्म प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। मिसाल के तौर पर वो पहली सिखाए हूं। सवाल में ये फिगर गिवन नहीं है, लेकिन जो रेशो मैं निकालने लगा ना उसमें मुझे ये वाला प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन सवाल में मुझे उसने पीबीटी दे दिया है और इंटरेस्ट एक्सपेंस दे दिया है, तो पीबीआईटी निकाल सकते हो। वेरी सिंपल, आप पैट ये पीबीटी में +9 कर दो। और अगर उसने मुझे ये भी नहीं दिया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है, साथ में टैक्स भी है और इंटरेस्ट भी है, तो टैक्स को भी ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट को भी ऐड कर लेंगे। किसी भी तरह से हमने यहां पर जो पहुंचना है इस रेशो के अंदर, पीबीआईटी मुझे चाहिए होता है। ठीक है ना, तो एक ये बात थोड़ी सी, ठीक है। 400 कितना था यहाँ पे, 400 पूरा था नहीं, 9 तो ऊपर था। ठीक है ना, अच्छा, एक तो ये चीज मुझे चाहिए होगी। नॉर्मली पीबीटी गिवन होता है, हम इंटरेस्ट ऐड बैक करके पीबीआईटी पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर पैड पे भी होंगे तो डाटा देगा, हम फिर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है जी कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या जी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अब ये जरा अहम बात है, कैपिटल को लिटरल मीनिंग में नहीं लेना। कैपिटल का लिटरल मीनिंग क्या है, ओनर घर से पैसा लाए, नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड का लफ्ज जब इस्तेमाल होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का लफ्ज, तो ये कैपिटल की ब्रॉडर मीनिंग को शो कर रहा होता है, यानी कि बिजनेस में किस ने पैसा झोंका हुआ है लंबे अरसे के लिए। तो वो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ओनर्स होते हैं जिन्होंने हमेशा के लिए पैसा कंपनी की जिंदगी तक सौंप दिया होता है, कैपिटल। ठीक है, और कुछ बैंक्स भी होते हैं जिन्होंने लंबे अरसे के लिए कर्जे दिए होते हैं, जैसे नॉन करंट लायबिलिटी से पड़ा होता है लॉन्ग टर्म डेट, 25 साल 20 साल 50 साल के लिए, ऐसे लोन्स भी होते हैं, बड़े बड़े लंबे लोन्स दिए होते हैं, जो बाद में हुकूमत से माफियां करा रहे होते हैं कुछ लोग। अच्छा, तो कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन, ये वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जिसके ऊपर बिजनेस खड़ा होता है। बिजनेस को चलने के लिए पैसे चाहिए ना, तो पैसे बिजनेस कहां से लेता है, वो मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो में बताया था, या ओनर घर से लाते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए बैंक पैसे देता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, वो कहां से पैसा जोड़कर बिजनेस ने अपना काम चलाया हुआ है लंबे अरसे के लिए। देखें, शॉर्ट टर्म लोन है भी उधार, क्रेडिटर भी उधार है, तो दूसरी तरफ डेटर भी तो उधार है। आपने बिजली इस्तेमाल की, बिल आ गया, पैसे नहीं थे, 6 महीने के लिए बैंक से लोन लिया और बिजली का बिल पे कर दिया। क्या बिजनेस जो है वो उस शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी वजह से चल रहा है? नॉर्मली हमारी कोशिश ये होती है कि हम करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स से ही पूरा करें। ये बात जरा ज़हन में रखिएगा, आगे जाके पढ़ेंगे। क्या मतलब मैंने क्रेडिटर से चीजें उधार पे खरीदी क्रेडिटर से, और आगे उधार पे बेची है डेटर को। मैंने क्रेडिटर को पैसे देने हैं ना, तो मैं अपना प्लॉट बेच के ना दूं, मैं अपने डेटर से पैसे लेके उसको दूं। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर पे बिजली का बिल आए और आपकी शादी के लिए जो अब्बा जी ने प्लॉट बचा के रखा है उसको बेच के वो बिल पे किया जाए। ये है ना बेवकूफ़ी वाली बात। तो इस तरह से ही बिजनेस के अंदर मामला चल रहा होता है। तो करंट लायबिलिटीज को एक साइड पे रखो, करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स ये एक दूसरे को, वर्किंग कैपिटल ये रेशोज ही अलग है, वर्किंग कैपिटल अलग से चल रहा है। वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, यानी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए करंट एसेट्स ही यूज हो, नॉन करंट एसेट यूज ना होने पाए। आपके फैक्ट्री का बिल आया, आप जो है वो फैक्ट्री बेच रहे हो, क्यों जी, बिल जमा कराना है, तो फिर बाद में क्या करोगे यार, बात समझो, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड जिस पैसे पर बिजनेस स्टैंड कर रहा है, जो ओनर घर से लाया है या जो बैंकों ने लंबे अरसे के लिए दिया है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बना फिर, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। जरा ऊपर बैलेंस शीट अवेलेबल है, जरा मुझे निकाल के दो कैपिटल एम्प्लॉयड, निकालो, सवाल शुरू हो गए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बैलेंस शीट है कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी है 200,
लॉन्ग टर्म डेट है 50, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे इस बिजनेस का कितना है जी? 250। ठीक हो गया? अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि डाटा इस तरह से देता है कि मिसाल के तौर पे ये गिवन ही नहीं है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ रहा है, तो कैसे निकालें? बैलेंसिंग नहीं, आप फॉर्मूला थोड़ा सा बदल लें। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें। ये टोटल एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज को इधर ले आओ, माइनस हो जाएंगी, तो बाकी क्या बच जाएगा? इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी नहीं, इक्विटी में सिर्फ इक्विटी हो, नॉन करंट लायबिलिटीज भी उधर पड़ी है, तो फिर ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना? तो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूला आज हमें नजर आ गए, ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स हैं 175 के, करंट एसेट्स हैं 105 के, करंट लायबिलिटीज हैं 30 की, तो आंसर क्या आ गया? वाह जी वाह, दोनों तरह से आंसर तो सेम आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, व्हाट टॉक इज, क्या बात है जी। तो पीबीआईटी भी हमने निकाली। ये दो चीज़ें मैंने ज़रा आपको ऐसी समझाने की कोशिश की। ये वैसे ऐसे फजूल सी बस मैंने बना दी है, कुछ ऐसे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको नोट करने की, फिर भी कोई जिद करे तो करे बेशक नोट, जिद करने वालों का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नोट का मतलब पता ही है आपको। हाँ, मैं ज़रा सही कर देता हूँ पिक्चर। जी जी, अगर कोई बनाना चाहे तो ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़रूरत निश्ता, ज़रूरत रिश्ता नहीं बोला मैंने, ज़रूरत निश्ता बोला है। पेपर दो, पेपर आसपास भागना लेके जाओ आजकल। अच्छा जी, अब आज हम जिंदगी की पहली रेशो कैलकुलेट करने लगे हैं, उसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप लोगों ने अभी नहीं लिखना उस सफ़े पे, ठीक है ना? उस सफ़े पे तो एंड पे जाके हमने बस फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? ओके, तो वो फॉर्मूला लिखते हुए मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को यूं लिखूंगा ROCE, ताकि वो शॉर्ट में रहे, उस सफ़े पे मैनेज होता रहे, ठीक है ना? अच्छा, सवाल है हमारा यहां पर जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों देखो, पीबीआईटी क्यों लिया हमने? देखें बच्चों, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको देख रहे हैं दो तरह के लोग। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ओनर का भी पैसा और बैंकों का भी पैसा। तो प्रॉफिट उस पे नजर है जिसमें से ना अभी इंटरेस्ट माइनस हुआ है ना टैक्स, ठीक है ना? ब्रॉडर तरफ असल में तो मसला बैंकों का ही है। पीबीआईटी इसलिए उठा रहे हैं कि ऐसा प्रॉफिट देखो जिसमें सभी इंटरेस्ट भी माइनस होना बाकी है। थोड़ी काबिलियत देख लेना हम, ठीक है, कि वो कितने काबिल हैं। सारा कुछ करने के बाद इंटरेस्ट माइनस ना करें तो क्या हमारी इंटरेस्ट को पे कर सकेंगे? यानी वो काबिलियत जरा देखना चाह रहे थे, ठीक है ना? अच्छा, तो पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। क्या है जी ये? रिटर्न ऑन, नाम पूरा लिख दूं, ऐसे कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है, तो रिटर्न ऑन, किताबों में तो लिखा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। इसको मैंने अब शॉर्ट फॉर्म में ROCE लिख दिया, ठीक है जी। मेरी कंपनी एक्स होगी जी, आपकी कंपनी वाई होगी इस सवाल के अंदर। ओके, मैं कंपनी एक्स की रेशो कैलकुलेट कर दूंगा, कंपनी वाई की फौरी तौर पे आप करेंगे, ताकि दस्ती नकदो नकदी प्रैक्टिस होती चली जाए, ठीक है? लेकिन काम क्विकली करना है। एक रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको 30 सेकंड दूंगा, उस वक्त जब मैं कर लूंगा, मैं तो आराम से करूंगा, आपको समझाना होता है, ठीक है? चलो जी, अब सवाल हमारे पास मौजूद, सवाल में मुझे चाहिए पीबीआईटी। मुझे एक सवाल के अंदर पीबीटी गिवन है 750 और फाइनेंस कॉस्ट गिवन है 510। तो अगर मैं पीबीआईटी निकालना चाहूं तो 750 जमा 510 कर दूंगा। चलो, लेकिन उसके लिए सवाल ढूंढना पड़ेगा ना पहले। ये कहां लिखना है जी? इधर देखो, कहां देखोगे जी? 750 प्लस 510, तो बस टोटल करने की जरूरत नहीं है, आ गया ना? ये कैलकुलेटर भी कर लेना, आप बस लिख लिया। अब एक मसला हो गया, वो मसला क्या है? मैंने लिख दिया है एवरेज। सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन रेशियोज के टॉपिक के अंदर अगर मुमकिन हो तो आप बैलेंस शीट आइटम्स को एवरेज कर लिया करें। इनकम स्टेटमेंट तो एवरेज ना होते, बहरहाल वो होंगे भी एक ही साल की होगी दी हुई, ठीक है ना? क्या मतलब एवरेज कौन सा? सिंपल एवरेज जी। ओपनिंग में 100 पड़ा था, क्लोजिंग में 150 हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या आता है वैसे आंसर? 120। देखो ना आप, जरा एवरेज टाइप चीज हो गई कि साल के शुरू में 100 रुपए की चीज पड़ी थी, साल के एंड पे 150 होगी, तो हमने कहा यूं समझो पूरा साल, एक सिंपल एवरेज कर लेते हैं, जरा बेहतर डिसीजन मेकिंग है। और जहां मुमकिन नहीं होगा वहां पे क्लोजिंग से ही काम चलाएंगे। कुछ रेशोज में जाके एवरेज नहीं भी करना, वो होती है एज ऑन है, आज 1 रुपया देने के लिए इतने एसेट्स पड़े हैं, तो वो इस तरह की रेशो खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि रेशोज के एक टॉपिक में जहां मुमकिन हो आपने बैलेंस शीट आइटम्स को एवरेज कर लेना है, ठीक हो गया? अब अगर एवरेज ना होता तो बैलेंस शीट के अंदर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ क्लोजिंग से निकल आता, और क्लोजिंग 2013 का ये पड़ा है, इसमें
अगर आप गौर करें तो इक्विटी कितनी आ रही है 70/100 और लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लोन आ रहा है 3000। ठीक है, तो इसका मतलब कि मेरी इक्विटी है 7100 जमा 3000 10,100, ऐसे ही है ना। अगर ये ना गिवन होती पिछली बैलेंस शीट तो क्लोजिंग से गुजारा चलाते हैं, और क्लोजिंग तो ऐसे निकला था, आसान भी था। लेकिन अब मसला ये है कि पिछले साल की बैलेंस शीट भी गिवन है, तो फिर मुझे क्लोजिंग तो नजर आ गया 10,100 है, ओपनिंग मेरा कितना बनता है जी 6,300 जमा 2,000 यानी 8,300। तो अब मैं रेशो कंप्लीट करता हूं जी। ठीक है, और इसमें मैंने लिखा 8, ओपनिंग कितना है जी 8,300 जमा क्लोजिंग कितना है जी 10,100 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा होता 10,100 ही ले लेता, लेकिन मसला क्या हुआ, ओपनिंग अवेलेबल था, तो मैंने कहा बेहतर यही है कि एवरेज कर लो। ठीक है, बताओ जी आंसर 100 से मल्टीप्लाई करके 13.7। ठीक है जी, चलो जरा पहले फटाफट आप अपनी कंपनी की रेशो निकाल लें, फटाफट रेशो निकाल लें, फिर मैं वो नोट करने वाली जगह पे आपको ले जाऊंगा। बल्कि आप यूं करें ना, इधर देखें, नोट करने वाली जगह पे आप कंपनी वाई वाले कॉलम के अंदर रेशो कैलकुलेट कर लें, अगर आपने इतना छोटा कॉलम नहीं बनाया तो। ठीक है ना, तो आप वो कैलकुलेट कर लें, एक्स वाली मैं कर रहा हूं। ओके, ये मैंने कर दिया, देखो ये देखो मैंने छोड़ा हुआ है आपके लिए, ये मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया। ओके जी, जल्दी करें, ये फॉर्मूला है, इस तरह से कंपनी एक्स मैंने निकाल लिया रेशो, कंपनी वाई की रेशो निकालें, जल्दी करें। अच्छा जी, जी क्या रेशो आई जी 14.5, 14.6 कर लो यार, 5.8 आया तो कोई मसला नहीं है। वैसे सब दूर दूर होंगे रेशोस, बहरहाल ये जरा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सेम रखा हुआ है ना, कुछ आगे जाके रेशो समझाने के लिए, इसलिए जरा करीब आ जाता है जी। ठीक है, अच्छा जी सुने, अब ये रेशो बता क्या रही है, पहले सुने फिर लिख भी लेते हैं। ठीक है, आपके सफा नंबर 1 पे तो बस ये आ जाएगा ना कैलकुलेशन, फिर पहले 3 सफे छोड़ने के बाद जो हेडिंग दी है इंटरप्रिटेशन की, वहां पे आप 2 जुमले लिखने हैं आपने। ठीक है ना, ये रेशो बताती क्या है, पहले मुझसे सुने फिर लिखवाता हूं मैं। देखें, इस रेशो के अंदर न्यूमरेटर में प्रॉफिट पड़ा है, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न कौन होता है प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है अगर कोई बंदा कंपनी एक्स में 100 रुपया इन्वेस्ट करे, बिजनेस एक्स में कोई बंदा 100 रुपया इन्वेस्ट करे तो बिजनेस एक्स उसे 13.7 रुपए, 13.5 रुपए कमा के देगा। अगर कोई बंदा बिजनेस एक्स में 100 रुपया, परसेंट है ना, पर 100%, ओके, अगर कोई बंदा बिजनेस एक्स में 100 रुपया इन्वेस्ट करे तो बिजनेस एक्स उसे 13.5 रुपए कमा कर देगा। जबकि अगर कोई बंदा बिजनेस वाई में 100 रुपया इन्वेस्ट करे तो कौन बेहतर हुआ, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहलाती हैं ये जो हमने पढ़नी शुरू की हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हैं हायर इज बेटर ही होता है जी। ठीक है, तो अब लिखना शुरू करो, इंटरप्रिटेशन में हेडिंग दो ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा लिखना है तो लिख लो, मुझे सब लेना देना नहीं है। ठीक है ना, पहले 3 सफे मैंने छुड़वाए हुए हैं, पहले 3 सफों में सिर्फ ये काम चलेगा, क्योंकि एक सफे पे ये पूरा नहीं आना, ये 1 सफा 2 सफे 3 सफे यही काम चलेगा। चौथे सफे पे हेडिंग बनेगी इंटरप्रिटेशन, हेडिंग क्या बनेगी जी इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, अब यहां पर आप यूं करके लिखना शुरू कर दें, नंबर 1 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस तरह करके। ठीक है, तो लिखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में पॉइंट नंबर 1 लिखें। अब कोशिश ये करनी है कि ये बात भी मैं बता दूं जो मैंने आपको कही कि 100 रुपए इन्वेस्ट करने से इतने प्रॉफिट्स कमाएगी एक्स, और इस तरह से, और साथ ही हम कम से कम बाद में इन दोनों कंपैरिजन भी कर जाएं और एक को बेटर भी कह जाएं। बस ये 3-4 अलग जुमले नहीं लिखने बेटा, गिट्ठों से नाप के नहीं नंबर मिलने हैं आपको जी। ये मैंने एक बात को, ये जो मैंने बात अभी एक जुमले में लिखवानी है ना, आप इसके लिए 4 जुमले बना सकते हैं, आप बहुत काबिल हैं इस मामले में। ठीक है, ये करना नहीं है। ठीक है, तो आप लिखें कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹13.7, कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹13.7 पर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, और इस इन्वेस्टेड इन बिजनेस को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, क्या लिखवाया जी मैंने, ये एक तो दोबारा शुबारा ये नहीं बोलना, मैं खुद दोबारा बोलूंगा। ओके, बिल्कुल भी एक बार ध्यान सुनना है, मैं दूसरी बार तीसरी बार रिपीट करता रहूंगा, पर बीच में आपने नहीं बोलना। अच्छा जी, कंपनी एक्स इज अर्निंग, अब रटा भूल भी जाता है, कभी जुमला बदल जाए तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है ना, हाँ, कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज, मैं कोशिश करूंगा ना बदले, कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹13.7 पर ₹100
invested in business as compared to rupees 14.5 of company Y, as compared to rupees 14.5 of company Y, as compared to rupees 14.5 ऑफ कंपनी वाई। पर रुपी 100 लिखने की जरूरत नहीं है, यही तो बचत करा रहा हूं, ठीक है ना। आप यहां पे 3 जुमले लिख चुके होते हैं अब तक। पहले जुमले में आप लिखते दिस रेशियो टेल्स दिस दैट द कंपनी इज अर्निंग हाउ मच प्रॉफिट पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। नंबर 2, कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज 13.7 पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, फुल स्टॉप। नंबर 3 पॉइंट, कंपनी वाई इज अर्निंग रुपीज 14.5 पर रुपीज 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, फुल स्टॉप। नंबर 4, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर। ये 4 लाइनें नहीं लिखनी है आपने, आपको ये लाइन मैंने इसलिए एक में लिखवा दिया, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा। देखो मैंने वो बात ही कर दी कि 100 रुपया इन्वेस्ट करो इन बिजनेस तो इतने रुपए कमा रही है, तो यही बात तो बता, यही तो इसकी यूटिलिटी है, यही तो यूज है रेशियो का कि क्या बताती है। और साथ ही हमने एक को बेटर भी कह दिया और कहानी भी एक की लिख के दूसरी में यूज की। कम से कम लिखना है, कोशिश यही करनी है, ठीक है। तो जुमला सिर्फ इतना सा बना, कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज 13.7 पर रुपीज 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज कंपेयर टू रुपीज 14.5 ऑफ कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर, फुल स्टॉप। अब एक और मसला आया, वो मसला है ये, आप कह रहे हैं एक्स कंपनी जो है उसका 13.7% है रेशो, वाई की जो है वो 14.5% है, तो वाई बेटर। हमने कहा ये जिस इंडस्ट्री में है ना, ओवरऑल उस इंडस्ट्री की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है। तो आपने कहा ले ये तो दो में ही फर्क है। बात समझिए, ये बात समझ आई है। आपस में तो हम कह रहे थे कि वाई बेटर है, लेकिन उन्होंने साथ ही किसी ने ये बता दिया ये जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उस इंडस्ट्री की ओवरऑल एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना, सारी इंडस्ट्री की एवरेज निकाला तो वो 20% है। तो आप निकल रहा है इन्होंने फिर को हाल ही कोई नहीं, इतने तो तबाही फिरी हुई है, ठीक है। अब अगर सवाल के अंदर आपको इंडस्ट्री एवरेज दे दे तो आपने उसके साथ ये लाइन यूं लिख देनी, अभी नहीं लिखना, अभी तो दी नहीं ना इंडस्ट्री एवरेज, इसलिए पहले बता रहा हूं कि लिखना कैसे। लेकिन यहां पे क्या मजबूरी है, यहां पे कनॉलेज तो झाड़ना है हमने, लेकिन वो बाद में बताता हूं। अगर वो बता देता लेट्स से कि 20% इंडस्ट्री एवरेज है, तो आप फिर यूं कहते कंपनी वाई इज बेटर, ठीक है। लेकिन साथ ये भी लिख देते हाउएवर बोथ कंपनीज हैव अ रेशियो ऑफ ROCE बिलो देयर इंडस्ट्री एवरेज, ये एक लाइन लिख देते आप। लेकिन चूंकि ऐसी बात लिखी नहीं हुई सवाल में कि एवरेज कितनी है, तो अभी इसका कनॉलेज झाड़ना है हमने एक जुमले में। लेकिन अभी जुमला नहीं लिखना, एक और बात भी इसके साथ ऐड कर लूं। चलो ये तो होगी बात इंडस्ट्री की। जरा डीप डाउन जाकर देखा, कौन सा साल है ये, कौन सा साल है देखना, 13। हमने कहा जी 12 में ना ये 10% पे था और वाई का 12 में ये 18% पे था। अब क्या ख्याल है, हम तो ये कहेंगे कि एक्स तो इंप्रूवमेंट शो कर रहा है और वाई ने डिटीरियोरेशन शो की है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी, ठीक है ना। अब अगर तो प्रीवियस ईयर का डाटा दे देगा तो हम फिर ये बात इसी तरह से लिखेंगे कि कंपनी एक्स हैज शोन इंप्रूव्ड रिजल्ट्स वेयरएज कंपनी वाई, और उसके अंदर फिर और चीजें भी आएंगी। ये बहुत डीप, मैंने कहा जितना फैलाओ उतना फैलेगा। तो सवाल के डाटा के हिसाब से डिफरेंट चीजें करनी पड़ेगी, कहीं एक्सपेंस बढ़ रहे होंगे, कहीं इनकम बढ़ रही है, कहीं कुछ फिक्स एसेट खरीद रहे होंगे, कहीं लोन रीपे कर रहे होंगे, वो सारी चीजों को लेके आना पड़ेगा रेशियो में। लेकिन अभी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए टॉपिक तो शुरू ही मंडे से होगा, ओके। अभी तो आप उस टॉपिक की तैयारी करेंगे। अच्छा चलें, अब ये बात अगर बता देगा तो इस तरह से हम बता देंगे, और अगर ये बात नहीं बताएगा तो नॉलेज तो इसका भी झाड़ना है कि हमें पता है, ठीक है ना। अब हमारे सवाल में ना तो इंडस्ट्री एवरेज की बात उसने की है, ना ही प्रीवियस ईयर की बात की है उसने, कंपैरेटिव की बात की है। तो अब ये लाइन हमने बतानी तो है ना, क्योंकि अब हमें तो पता है कि हमें इस बात का पता है कि ये हो सकता है, तो उसको भी बताएं कि हमें पता है, तो इसलिए लिखें हाउएवर इट इज बेटर टू, अगला पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर 2 लिखें, ये लिख लें, ये हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स, however it is better to compare these results with industry average and entities own comparatives, ये competitors लग रहा है, comparatives मतलब previous years, entities own comparative years, ठीक है, entities own comparatives यानी previous years, ओके सही हो गया। अच्छा, अब जितना इस लिखने में जगह लगी है ना, इतनी जगह खाली छोड़कर अगली हेडिंग बनाएंगे नंबर 2, अभी से बता दूं, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें मैं बाद में ऐड करवाऊंगा, जैसे पास पेपर डिस्कस करते जाएंगे, 1-2 छोटे-छोटे और पॉइंट्स, इसकी वेरिएशन कम होने की, ज्यादा होने की, 1-2 वजह यहाँ पे लिखवा दूंगा, ताकि वो भी आपको पता हो, रेशो में आप यूज कर लेंगे। ये रिवीजन के लिए बनाना है ना हमने नोट्स का ये सब, ठीक है। तो अगर 4 लाइनों में ये लिखा है तो नीचे 4-5 लाइनें और छोड़कर नंबर 2 लिखें, नंबर 2 यहीं पर लिख लें, रिटर्न ऑन एसेट्स, बल्कि रिटर्न ऑन इक्विटी पहले लिखें, रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा बच्चों इधर देखो, मैंने लिखा हुआ मिटाना है, इधर देखो जरा,
मैं लिखा हुआ मिटा रहा हूं, ठीक है। लिखा हुआ इसलिए मिटा रहा हूं कि मैं आपको कोई चीज का एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि आपको जो करना था वो कर लिया, मसला नहीं होना। इधर देखो जरा, चलो ये बाद में करते हैं, पहले जरा फॉर्मूला देख लें भाई। रिटर्न ऑन इक्विटी है, इक्विटी होल्डर, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की रेशियो है। और आपको पता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बेचारा क्या देखता है, पैट में से भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके। और अब डिवाइड करेंगे एवरेज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से, एवरेज ऑर्डिनरी इक्विटी से, ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड से, ठीक है ना। तो पीबीआईटी को एवरेज शेयर कैपिटल से, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से डिवाइड करना है। और अगर वो सवाल में रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो वो तो आपको पता ही है, बेचारे माइनस करके देखते हैं और ये भी परसेंटेजेस में आंसर देगी, ठीक है। अब मेरा सवाल पता है आपको, मेरी कंपनी तो एक्स है। अब कंपनी एक्स है तो देखेगी वो क्या, पैट, यही है ना। सवाल पूरे में कहीं रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो -0 होगा। और यहां से आकर हमें चाहिए सिर्फ इक्विटी। अगर क्लोजिंग, अगर सिर्फ 1 साल होता तो मैं ये 7100 ही यूज कर लेता, लेकिन पिछला भी अवेलेबल है तो इसलिए मैं इसको क्या कर लूंगा, एवरेज आउट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, क्या क्या बनाएंगे, 600 पैट है -0, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसको एवरेज आउट कर लेंगे, 6300 जमा 7100 बटा 2 इंटू 100, ठीक है। तो ये मैंने किया हुआ है जी आपके लिए, 600 -0, 6300 जमा 7100 बटा 2, ये आ गया 9%। लेकिन आपने मुझे नहीं बताया आपकी कंपनी का क्या है रेशियो, जल्दी करो जल्दी करो। शाबाश 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 बेटा, ये रेशो है ना, ये वेटेड एवरेज वाला वो नहीं लेना, ठीक है ना। ये सिंपल रेशो है, इसमें सिंपल एवरेज करो, सिंपल एवरेज करो, फिर फर्क देख लेना। वो ईपीएस और चीज होती है, पर शेयर अर्निंग निकाल रहे हैं, यहाँ पे पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन शेयर कैपिटल कितना प्रॉफिट कमाया ये निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम वेटेड एवरेज नहीं करते होते, सिंपल सिंपल एवरेज, ठीक है। उस तरफ ना जाओ अभी लेके उसको जी। कितना आया इधर देखें जी, कुछ ऐसा हुआ है, 9% मेरी कंपनी और 11% पे आपकी कंपनी, फिर बेहतर है जी, आप हैं ही बड़े अच्छे। अब इधर देखें जी, मैंने आपको कहा कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दोबारा से मिटा के इसको लिख रहा हूं। इधर देखो, मैंने इसको किया कॉपी, वरना तो मैं लिखने में भी इस इतना टाइम, मुझे लिखने में भी इस जितना टाइम लगना है। बड़े ध्यान से देखो मैं क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बेटा, एक बार देख लो प्लीज। कट हो गया, कट हो गया, चल तू फिर नवी जगह पे टूट जा। देखो हमने चेंज ही कर दिया। अब देखो खुद देखो, इधर वाला उधर चला गया। अब जरा इधर देखना बच्चों बड़े ध्यान से। अच्छा ये ऐसे ही चल रहा होता है, वैसे ज्यादा अच्छा ऐसे लगता है, लेकिन आपके नोट्स ऐसे ही बनवाने जैसे बनवा रहा हूं। पर्चे में तो ऐसे करोगे, एक रेशियो कंप्यूट की, आगे उसकी इंटरप्रिटेशन 1-2 लाइनें लिखी, फिर रेशियो कंप्यूट की, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो भाई, रिटर्न ऑन इक्विटी आया तो इधर देखो बदलने क्या लगा, देखना जरा। कंपनी एक्स इज अर्निंग, एक ये तो बदल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹9 पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या इन्वेस्टेड इन ऑर्डिनरी इक्विटी। यहां पे नंबर मिलेंगे या कटेंगे, जरा फर्क देखो, यहां और वहां में क्या फर्क है। इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ब्रॉडर टर्म की बात हो रही थी, यहां पे इन्वेस्टेड इन ऑर्डिनरी इक्विटी, ये फर्क है। एज कंपेयर टू रुपीज कितना था आपका 11 ऑफ कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर। तो ये इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट दोबारा किया कि आपको ये एहसास दिला सकूं कि बात वही थी, सिर्फ चेंज कहां पे है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कि ये हम पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर देख रहा है। यानी एक बंदा कहता है मैं अगर 100 रुपया कंपनी एक्स में डालूं, कंपनी एक्स के शेयर खरीदूं, इक्विटी में डालूं तो मुझे 9 रुपए मिलेंगे, और कंपनी वाई के अंदर यही 100 रुपए डालूं तो 11 मिलेंगे। तो कहां जाएगा वो, ये डिसीजन मेकिंग करनी होती है इंटरप्रिटेशन में हमने, ये रेशियो के टॉपिक में, ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। अच्छा जी, अगली लाइन आपको पता है वैसे ही आ जानी है, वो तो यहां पर भी एप्लीकेबल है ना। However, it is better to compare these results with industry average and entities own performance over the years. Entities comparatives. Okay? ठीक है। इसके नीचे फिर उसी तरह से जितनी जगह पे ये लिखा है उसके नीचे 4-5 लाइनें और छोड़कर नंबर 3 हेडिंग दे, रिटर्न ऑन एसेट्स। ये ना ऐसा सादा सा काम है, इसमें टाइम नहीं लगाना, कैलकुलेशन सीखनी है, डिस्कशन करनी है हमने, बताती क्या है रेशो, और 2 बेसिक लाइनें लिख लेनी है जो बुनियाद है। फिर उसके ऊपर ये करके संडे को आना है, क्योंकि इसके ऊपर तो फिर मुख्तलिफ चीजें होंगी। हम इधर से रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे होंगे, उधर से हम डेटर की रेशो देख रहे होंगे, उधर से हम प्रॉफिट लॉस की रेशो देखकर 3-3 चीजों को इकट्ठा करके चला रहे होंगे। तो फिर ये चीज समझ में होगी तो वो काम करेंगे ना, इसलिए ये करके आना है बेसिक बेसिक जो बातें हैं, ठीक है। हाँ जी, हर रेशो के नीचे आप कोई खाली रह जाए तो रह जाए, कोई मसला नहीं।
लेकिन जगह होनी जरूर चाहिए। किसी रेशो के बारे में कोई अच्छी चीज नहीं मिलेगी ना आगे जाके, तो एक आधी लाइन यहाँ पे आके उसमें लिख दिया करेंगे, नहीं तो जगह खाली रहेगी और क्या होगा, कोई मसला नहीं, रहने दो खाली। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स। अच्छा एक बात बताऊं आपको, किसी को बताओगे तो नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड ना एक तरह के एसेट्स ही होते हैं अगर उनमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो। ये दूसरा फॉर्मूला जो हमने लगाया था ये भी बता रहे हैं, इक्विटी किसके बराबर है, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मैं यूं कह सकता हूं ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही हैं, अगर करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, तकरीबन एसेट्स ही हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड तकरीबन एसेट्स ही होते हैं, करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो, थोड़ी सी अमाउंट होती है नॉर्मली इनकी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड वाली रेशो में पीबीआईटी देख रहे थे, वैसे ही रिटर्न ऑन एसेट वाली रेशो में भी पीबीआईटी देख रहे, ठीक है। अगली बात, डिवाइड वहां पे किया था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से, यहां पर एसेट्स की तर्ज पे देख रहे होंगे, डिवाइड कर देंगे हम उसको एसेट्स के साथ, ठीक है। तो कैलकुलेशन में करने लगा हूं जी आपके लिए, पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट्स, क्या लिखा है जी, एवरेज। अच्छा आई के अपने ना अपनी किताब के अंदर इधर यूं भी लिख दिया है अलग से जाके कि टोटल एसेट्स भी यूज हो सकते हैं, फिक्स एसेट भी यूज हो सकते हैं। मैंने वो बात आपको नहीं बताई, मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि हमेशा टोटल एसेट्स लेंगे, अनलेस के सवाल खुद कह दे मुंह से बोल के कि आपने रिटर्न ऑन सिर्फ फिक्स्ड एसेट बताना है, तो फिर सिर्फ फिक्स्ड एसेट ले लेंगे, करंट एसेट तो आ ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट ही आपने हमेशा लेना है, अनलेस के वो सवाल में क्या है कि सिर्फ नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट का बताओ रिटर्न, तो फिर आप यहां पे नॉन करंट एसेट्स लेना, वरना बाय डिफॉल्ट यही रहना है। इसलिए दो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला बना पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट्स इनटू 100। अब पीबीआईटी तो मैंने वहीं से उठा लिया था, पहले ही बना हुआ सवाल में दोबारा क्यों लिखे, ठीक है। अब टोटल एसेट्स को ढूंढने चलते हैं जी, बड़ा मुश्किल काम है ना टोटल एसेट्स को ढूंढना। टोटल एसेट्स ये पढ़े हैं, टोटल एसेट्स ओपनिंग क्लोजिंग जी, 12,500 डिवाइड बाय 13,900, 12,500 प्लस 13,900 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इनटू 100 इज इक्वल टू 9.6%, ठीक है, रुपीज 9.6%, ठीक है जी। अच्छा ऐसे ही आपकी कंपनी होगी, वो भी 6 है, 37, अच्छा वो 9.3 है, वो 4 कर लो, ठीक है, फिर इसको 5 जरा फर्क रख रहा हूं मैं और कुछ नहीं। अच्छा जी अब यहां पे ना मेरी पिछली क्लास में बात खत्म हो गई, ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं लिखवा रहा। अब शाम की क्लास में जब मैं मिलूंगा ना तो मैं सिर्फ इसकी इंटरप्रिटेशन आगे लिखवाऊंगा, बस पहले 5-7 मिनट, उसके अलावा और कोई रेशो की बात नहीं करूंगा। बस ये चाह रहा हूं कि ये जरा रेशोज पूरी हो जाए ताकि कल मैं वर्किंग कैपिटल रेशो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, मैंने बच्चों को ये कहा था कि आपने ये 3 रेशोज जो हैं ये कैलकुलेट कर लेनी है। वैसे मैंने ना एक चौथी रेशो भी लिखी हुई रहने दी, मैंने कहा था जी ये रेशो भी कैलकुलेट हो जाए, तो ये मैं जब शाम को क्लास में मिलूंगा आपको तो मैं ये 4 रेशोज तक पूरा करवाना है। ये 10 मिनट का काम है, क्योंकि अब आपने देख लिया दूसरी रेशो में कितना टाइम लगा आपको, तीसरी में भी ऐसे ही, चौथी में ये एक बस बेस बनानी होती है, ठीक है। तो आपने ये 4 रेशोज कैलकुलेट कर लेनी है, 3 तो कर ही लेनी है, चौथी चलो मैं खुद करवाऊंगा, ओके ठीक है। ये 3 रेशोज कैलकुलेट कर लेनी है, उसके बाद फिर मैं आके इस रेशो की और अगली रेशो कैलकुलेट करा के उसकी इंटरप्रिटेशन करवा के फिर मैं टेस्ट की डिस्कशन की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है जी, ओके ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।